So yes people, how are you all, and let's get start with the most important chapter, that is your negotiable instrument act. देखना negotiable instrument act पढ़ाते पढ़ाते जितने भी आपके पास्ट ईयर क्वेश्चन है वो सारे मैं साइमल्टेनियसली डिस्कस करने वाला हूँ। और अगर आपको लगता है कहीं पे आपके मिसकंसेप्शन हो गए तो ये लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सुनो एकदम आराम से, है ना। अब फोकस करो। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में ये आना चाहिए, सर व्हाट डू यू मीन बाय निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अच्छा, इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? देखो काफ़ी सारी चीज़ें हमने इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट में पढ़ी। सर डॉक्यूमेंट होता है, डीड होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है। तो इंस्ट्रूमेंट क्या होता है वो हमने वहाँ पे ही पढ़ लिया। भले कोई भी डॉक्यूमेंट जो राइट्स एंड लायबिलिटी क्रिएट करता है, जो राइट्स एंड लायबिलिटी क्रिएट करता है और जो साइन एंड सील होता है, जो साइन एंड सील होता है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं सर? ऐसे डॉक्यूमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं सर? इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल 3 निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमारे सिलेबस में। सबसे पहला आता है प्रॉमिसरी नोट्स। प्रॉमिसरी नोट्स क्या है? मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ कि अगले महीने के 10 तारीख को आपका पैसा आपको दे दूंगा, ये मैंने आपको रिटर्न प्रॉमिस किया, तो ये बन गया प्रॉमिसरी नोट्स। सिंपल सी बात है, राइट। एक आता है बिल ऑफ एक्सचेंज। आपको भरोसा नहीं, मतलब मैं आपको लिख कर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन आप मुझे बोलते हो सर आई ऑर्डर यू टू पे मी 10,000 रुपीज इन नेक्स्ट मंथ, किस तारीख तक? 10 तारीख तक। तो ये था बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज क्या था कि सर मैंने आपको एक बिल दिया, आप उसको साइन करो, एग्री कर लो, मतलब यस यू आर एग्री। और जैसे ही आप एग्री कर जाते हो तो उसके बाद में मैं अगले महीने में आपसे पैसा लेने का अधिकार रखता हूँ, दैट इज योर बिल ऑफ एक्सचेंज। तीसरा होता है चेक। सर अभी से आप मुझे एक चेक दे दो, समझ में आ रहा है? तो आगे जाके मैं उसको बैंक में डिपॉजिट कर लूंगा और मेरे पैसे लेकर आ जाऊंगा। इन तीनों इंस्ट्रूमेंट के अंदर आप देखो तो एक पार्टी को राइट मिल रहा है, दूसरी पार्टी की ऑब्लिगेशन है ना, तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट। और सर निगोशिएशन मतलब दिस इंस्ट्रूमेंट इज फर्दर ट्रांसफरेबल। मतलब अगर मैं चेक आपको देता हूं, ये चेक आप किसी और को दे सकते हो, वो कोई और किसी और को दे सकता है, और वो कोई और किसी और को दे सकता है, मतलब इट इज ट्रांसफरेबल। तो ये था एकदम बेसिक आइडिया, व्हाट इज निगोशिएबल एंड व्हाट इज इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, चलो अब विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स गेट स्टार्ट विद द बेसिक आइडिया एकदम। ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं सर किसके बारे में? प्रॉमिसरी नोट्स के बारे में। यहाँ पर एक बात ध्यान दो, शाम हमारे पूरे एग्जाम्पल में ये रहेगा कि शामू है जिसको बाबू भाई को पैसा देना है, शामू को बाबू भाई को पैसा देना है रेंट का 10,000 रुपीज़। तो यहाँ पे शामू ने लिख के दिया बाबू भाई को क्या? आई प्रॉमिस यू टू पे बाबू भाई और हिज ऑर्डर क्या? अमाउंट ऑफ रुपीज 10,000 1 मंथ आफ्टर द डेट। अब आफ्टर द डेट का मतलब क्या होता है? आफ्टर द डेट मतलब ये जो यहाँ पे डेट लिखा है ना, इसके 1 महीने के बाद में मैं आपको क्या करूँगा? 10,000 रुपये दूंगा बाबू भाई, या आप जिसको बोलोगे ना उसको मैं दे दूंगा। अच्छा, जिसने ये प्रॉमिसरी नोट्स लिखा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेकर। जिसके अगेंस्ट में जिसको हम लोग पैसा देने वाले, जिसको हम पैसा देने का प्रॉमिस कर रहे हैं, उसको क्या बोलते हैं? पेई। समझ में आ रहा है? यस और नो? तो व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉमिसरी नोट्स? इट इज अ इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग कंटेनिंग अ प्रॉमिस। इसके अंदर क्या है? प्रॉमिस है जो अनकंडीशनल, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली टू ऑर्डर और द बियरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। जिसके हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट होगा उस बियरर को, या फिर जिसको हमने बोला है पेई बोलकर, उसको हम लोग क्या करेंगे सर? हम लोग पैसा देंगे। दिस इज व्हाट अ प्रॉमिसरी नोट्स। अच्छा, कौन कौन पार्टी थी? तो जनरली इसके अंदर 2 पार्टी बेसिक है। एक होती है आपकी पार्टी जिसको हम लोग बोलते हैं मेकर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, बराबर, द पर्सन हु इज मेकिंग प्रॉमिसरी नोट्स, मतलब अपने केस में कौन है? शामू। और उसके बाद में बच्चों पेई मतलब जिसको आप प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं तेरे को पैसा दूंगा, जो अपने केस में कौन है? बाबू भाई, बराबर। अब बाबू भाई ये इंस्ट्रूमेंट किसी आगे किसी को दे सकते हैं, बोले बिल्कुल, तो उनको बोल देंगे अपन लोग इंडोर्सर। मतलब बाबू भाई ने ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट आगे दिया, द पर्सन हु इंडोर्सेस तो बिकम अ इंडोर्सर। और जिसको आपने इंस्ट्रूमेंट दिया वो बन जाता है इंडोर्सी। वो क्या बन जाता है? इंडोर्सी। और आज के डेट में जिस भी व्यक्ति के पास क्या है? ये इंस्ट्रूमेंट है और उसको अधिकार है वो सामने से मेकर के पास से क्या ले? पैसा वसूल करे, उसको हम लोग बोलते हैं होल्डर। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। तो मेकर मतलब जिसने प्रॉमिसरी नोट्स बना के दिया, जिसको पे करने का प्रॉमिस किया पेई, बराबर। अगर वो आगे किसी को ट्रांसफर कर दे तो आपका जो पेई है वो क्या बन गया? इंडोर्सर। जिसको ट्रांसफर किया वो बन गया इंडोर्सी। और जिसके हाथ में वो इंस्ट्रूमेंट है और जिसके पास अधिकार है कि पैसा जाके वसूल करूं, उसको हम लोग बोल देंगे पेई। क्या यहां तक समझ में आया? बोलो यस और नो? यस सर। अब ध्यान देना, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में 2 तरीके के होते हैं सर। एक तो होता है ऑर्डर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या फिर होता है बियरर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर ऑर्डर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या? जैसे अगर मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आई प्रॉमिस टू पे बाबू भाई, यहाँ पे मैंने बोला है ना मेरे को किसको पे करना है, तो दिस बाबू भाई, ऑर्डर स्पेसिफिकली किसी का नाम लिखा है, द नेम ऑफ द पर्सन टू हुम आई एम पेइंग इज गिवन। या फिर आई प्रॉमिस टू पे बाबू भाई और हिज ऑर्डर,
समझ में आ रहा है, ये भी क्या है, एक ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है। तीसरा, आई प्रॉमिस टू पे बाबू भाईज ऑर्डर, तो ये सारे नोट्स कौन से निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ऑर्डर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ रहा है, जल्दी बताओ यस और नो। सेकंड चीज आता है बियरर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। क्या होता है, जब आप सामने वाले को सिर्फ इतना लिख के दे सकते हो ना, द नेम ऑफ आई प्रॉमिस टू पे बाबू भाई और बियरर। बियरर मतलब कल जाके ये इंस्ट्रूमेंट जिसके भी हाथ में रहेगा मैं उसको भी पैसा दे देगा अगर वो मेरे सामने आएगा तो। या फिर आई प्रॉमिस टू पे हूसोएवर होल्ड द इंस्ट्रूमेंट, जिसके भी हाथ में इंस्ट्रूमेंट होगा मैच्योरिटी डेट पे अगर वो लाके मेरे को बता दे तो मैं उसको क्या कर दूंगा, पेमेंट कर दूंगा। समझ में आ रहा है। या तीसरा, मैंने किसको पे करना है, पे का नाम ही नहीं लिखा है, बराबर, द नेम इज नॉट मेंटेन, इट इज केप्ट ब्लैंक, मतलब आई प्रॉमिस टू पे, लेकिन किसको प्रॉमिस टू पे कर रहा हूँ ये लिखा हुआ ही नहीं है, तो ये हो जाता है बियरर इंस्ट्रूमेंट। सर बता क्यों रहे हो, इसके पीछे के कारण है। अगर आपका ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट है ना, अगर आपको वो किसी को देना है तो उसके लिए आपको दो कार्य करने पड़ते हैं। एक करना पड़ता है क्या, इंडोर्समेंट, मतलब आगे उसको अगर निगोशिएट करना है, ट्रांसफर करना है, पहले आपको करना पड़ेगा इंडोर्समेंट और बाद में उसको सामने वाले को डिलीवरी देना पड़ेगा। लाइक हमने एग्जांपल दिया था, शाम ने बाबू भाई को क्या दिया, प्रॉमिसरी नोट दिया। अब बाबू भाई इस प्रॉमिसरी नोट्स को गिफ्ट कर देते हैं किसको, अपनी वाइफ को। समझ में आ रहा है, यस और नो। तो ये क्या हुआ, पहले तो बाबू भाई ने टू वाइफ नाम लिखा और खुद का साइन किया, बराबर, और उसके बाद में डिलीवरी दे दी किसको, वाइफ को। उसके बाद में अब वाइफ क्या हो गई, होल्डर हो गई। समझ में आ रहा है, यस और नो। लेकिन अगर कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बियरर है तो उसके अंदर आपको क्या नहीं करना पड़ता, आप लोगों को इंडोर्समेंट करने की जरूरत नहीं है, आप सीधा सीधा क्या कर दो, डिलीवरी दे दो। सर क्यों, क्योंकि देखो ना, बाबू भाई और बियरर, बियरर बोलने से जिसके हाथ में वो ओनर बनेगा, बराबर क्या। तीसरा, हु एवर होल्ड दिस, मतलब हमने तो बोल ही दिया ना। तो यहाँ पर आप लोगों को एक बेसिक सा आइडिया आ गया, जल्दी बताओ यस और नो। यस सर। अब हम लोग फीचर पढ़ेंगे किसके, प्रॉमिसरी नोट्स के। प्रॉमिसरी नोट्स के फीचर क्या है, फर्स्ट थिंग, प्रॉमिसरी नोट्स मस्ट बी इन राइटिंग, इट मीन्स इट शुड नॉट बी ओरल। सेकंड चीज क्या बोला है, प्रॉमिसरी नोट्स में हम लोग प्रॉमिस टू पे कर रहे हैं, मतलब देयर शुड नॉट बी एक्नॉलेजमेंट कि मेरा आपसे 1000 रुपये देने का बनता है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आई ओ यू नहीं लिखने का है, बराबर, आई एम प्रॉमिस टू पेइंग यू, आई एम प्रॉमिस टू पे यू, ऐसा होना चाहिए। सेकंड, द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल। इसका मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल आप कंडीशनल प्रॉमिसरी नोट्स नहीं इशू कर सकते हो। कंडीशनल मतलब कौन सा, अगर ए का मैरिज सी के साथ में हुआ तो मैं तेरे को पैसा दूंगा। अब ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है, तो ऐसी कंडीशन आप लगा नहीं सकते हो। कौन सी कंडीशन लगा सकते हो, टाइम रिलेटेड कंडीशन लगा सकते हो आप, कि भाई मैं अगले महीने के 10 तारीख को पे करूंगा, 1 साल के बाद में पे करूंगा, या फिर कोई ऐसा इवेंट विच इज बाउंड टू हैपन। मतलब अगर आप बोल रहे हो कि मैरिज लगाकर तो बराबर किसकी शादी होगी तो प्रॉमिसरी नोट्स, यू कैन नॉट। बट अगर बोल रहे हो किसी के डेथ होगी तो मैं आपको क्या करूंगा, पे करूंगा, दिस इज परफेक्टली वैलिड। क्यों, क्योंकि हर एक व्यक्ति का मरना तो निश्चित है ना। सेकंड, इफ डेथ, अगर किसी व्यक्ति का डेथ हुआ एंड इफ ही लेफ्ट एनीथिंग बिहाइंड फॉर मी, अगर वो कोई स्टेट छोड़ के जाता है तो मैं आपको पैसा दूंगा, ये भी सही नहीं है, ये भी इनवैलिड माना जाएगा। क्यों, बिकॉज वो छोड़कर जाएगा कि नहीं जाएगा ये भी तो कंफर्म नहीं है ना। सो कंडीशन, दो कंडीशन अलाउ है। एक कंडीशन कौन सी, टाइम से रिलेटेड कंडीशन लगा सकते हो, या फिर ऐसी इवेंट विच इज बाउंड टू बी हैपन। ये दो कंडीशन आप ओरिजिनली लगा सकते हो, बराबर। इंडोर्समेंट के समय पे तो आप तो कुछ भी लगा सकते हो। आ जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। देन इट इज साइन बाय होम, मेकर। तीसरा बात, प्रॉमिस टू पे मनी ओनली। इसका मतलब आप सामने वाले को प्रॉमिस कर रहे हो कि मैं तुमको 10,000 रुपये दूंगा और साथ ही साथ एक हॉर्स, ब्लैक हॉर्स दूंगा, तो दिस इज नॉट अ वैलिड। आप एडिशनल में कोई काइंड को ऐड मत करो। तीसरा बात, पेएबल मनी मस्ट बी सर्टन, जो पैसा आप पे कर रहे हो ना वो सर्टन होना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन आता है, जैसे से फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ 1 लाख रुपए दूंगा प्लस 10% इंटरेस्ट रेट दूंगा, ये वैलिड है क्या, ये वैलिड है। या बोलो मैंने आपको बोला कि मैं आपको 85,000 पाउंड दूंगा और 1 पाउंड इजिकल टू 100 रुपीज़, ये वैलिड है क्या, ये भी वैलिड है। लेकिन अगर मैं आपको ऐसे लिख के देता हूँ, आई फ्रॉम एज मच एज पॉसिबल, मैं आपको पे करूंगा जितना मेरे से पॉसिबल होगा, क्या ये वैलिड है, ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। तीसरा बात, आफ्टर डिडक्टिंग सम ड्यूज, मतलब जितना भी मेरे को तुमसे लेने का बनता ना उतना कट करूंगा फिर दूंगा, यहाँ पे तुम सर्टेनिटी नहीं दे रहे हो। समझ में आ रहा है, देयरफॉर इट इज नॉट वैलिड। क्या आपको यहाँ तक समझ में आया। एंड द लास्ट पॉइंट, इट मस्ट बी स्टैम्प एंड पेई जो होता है मस्ट बी अ सर्टन पर्सन। मतलब कैसे, यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन आया था, ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं तेरे बच्चे को क्या दूंगा, 2,000 रुपये दूंगा, लेकिन ये बताया नहीं किस बच्चे को देगा, क्योंकि उसके तो दो बच्चे हैं। तो क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट्स है, आंसर इज नो। अब सुनना, अब आरबीआई का एक क्या आया, आरबीआई का एक सर्कुलर आया जिन्होंने बोला
कि आप बियरर प्रॉमिसरी नोट्स इशू नहीं कर सकते। आप बियरर प्रॉमिसरी नोट्स इशू नहीं कर सकते। अगर आपने बियरर प्रॉमिसरी नोट्स इशू किया, से फॉर एग्जांपल रतन टाटा जी ने आपको एक प्रॉमिसरी नोट दे दिया और वो बियरर है, आप जाके मार्केट में किसी के भी हाथ में ठहरा दो, सामने वाला नहीं थोड़ी ना बोलेगा। रतन टाटा जी का इतना तो रिस्पेक्ट हम लोग करते हैं, तो एज गुड एज वो करेंसी बोलकर काम करना शुरू कर देगा। इसलिए उन्होंने बोला कि यू आर नॉट अलाउड टू इशू बियरर प्रॉमिसरी नोट्स एज पर दी आरबीआई एक्ट सेक्शन 31 के हिसाब से। बट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट बोलता है प्रॉमिसरी नोट्स कैन बी ऑर्डर और कैन बी बियरर। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दो तरीके के होते हैं। एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है टाइम बेस्ड और एक निगोशिएबल होता है डिमांड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। डिमांड मतलब क्या? जब मैं आपको प्रेजेंट करूंगा आप लोगों ने मुझे पैसा दे देना, उसको बोलते हैं डिमांड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर मैं आपको बोलूं कि आई प्रॉमिस टू पे यू 10,000 रुपीज ऑन डिमांड। ऑन डिमांड मतलब जब तुम मेरे सामने मुंह उठाकर आ जाओगे मेरे को पैसा देना भाग्य है। या फिर मैं बोलो एट साइट, जब तुम आके मेरे को प्रॉमिसरी नोट दिखाओगे उस मोमेंट उस क्षण में आपको पैसा दे दूंगा। या फिर ऑन प्रेजेंटमेंट, जब तुम मेरे सामने प्रॉमिसरी नोट्स को प्रेजेंट करोगे मैं तुम्हारे सामने पैसों को प्रेजेंट करूंगा। और लास्ट में इफ नो डेट इज स्पेसिफाइड, मतलब आई प्रॉमिस टू पे यू 10,000 रुपीज एंड मैंने बताया नहीं मैंने कब पे करना है, आपको टाइम बताया नहीं, इसका मतलब ये इंस्ट्रूमेंट कौन सा हो गया सर? ये इंस्ट्रूमेंट हो चुका है आपका डिमांड इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ रहा है? ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चा, यहाँ पे मिसकंसेप्शन है थोड़े से, तो ध्यान रखना। तीसरा, भावनाओं में बह जाता है बच्चा, है ना। तीसरा क्या बोल रहा है सर? टाइम इंस्ट्रूमेंट। टाइम इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? अगर आप ये लिख के दो आई पे यू 1 मंथ आफ्टर डेट, मतलब जो डेट प्रॉमिसरी नोट्स पे लिखा है ना उस डेट के 1 महीने के बाद में मैं आपको पे करूंगा। या फिर आप ये लिख के दे दो 1 मंथ आफ्टर साइट। आफ्टर साइट मतलब जिस मोमेंट पे आप मुझे बताओगे। अब आफ्टर साइट का मतलब है ना अलग होता है, सुनना। आफ्टर साइट प्रॉमिसरी नोट्स के अंदर मतलब क्या होता है कि आके आप मुझे बताना प्रॉमिसरी नोट्स और मैं आपको क्या कर दूंगा, उसके बाद में 1 महीने के बाद में मैं आपको पैसा दूंगा। लेकिन आफ्टर साइट एट बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा होगा ना, मतलब आफ्टर साइट क्या होता है पता है? कि यहाँ पर जो व्यक्ति है ना होल्डर, वो जाके सामने वाले को बताएगा। क्या बताएगा? बिल ऑफ एक्सचेंज। अब ये व्यक्ति ने इसको 48 आवर्स के अंदर क्या करना पड़ता है? एक्सेप्ट करना पड़ता है। विद इन 48 आवर्स एक्सेप्ट करना है। और जब ये एक्सेप्ट करेगा उसके आगे 1 मंथ से आपको पैसा मिलेगा। तो देखो एट साइट अगर प्रॉमिसरी नोट्स में मतलब प्रेजेंट करो उसके 1 महीने के बाद मैं पैसा दूंगा, और बिल ऑफ एक्सचेंज में एट साइट लिखा है, इसका मतलब क्या होता है कि आप मुझे प्रेजेंट करो फिर मैं विद इन 48 आवर्स उसको एक्सेप्ट करूंगा, और जब मैं एक्सेप्ट करूंगा उस क्षण के आगे 1 महीने के बाद मैं आपको पैसा दूंगा। समझ में आ रहा है? तीसरा क्या बोलता है सर? आफ्टर प्रेजेंटमेंट। आफ्टर प्रेजेंटमेंट मतलब आप मुझे प्रेजेंट करो 1 महीने के बाद मैं आपको पैसा दूंगा। आफ्टर हैपनिंग ऑफ सर्टेन इवेंट, अगर इसका डेथ हो गया उसके बाद में 1 महीने के बाद पैसा दूंगा। वैलिड है, परफेक्टली वैलिड है। तो यहाँ पर बच्चों क्या अब एग्जाम के कुछ क्वेश्चन आए वो आप लोग फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। आई प्रॉमिस टू पे यू 500 रुपीज, क्या ये वैलिड है? यस और नो? यस, ये डिमांड इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा, है ना, क्योंकि टाइम मेंशन नहीं किया है। यहाँ पे लिखा है आई एक्नॉलेज, मैं एक्नॉलेज करता हूँ कि आई एम इंडेप्टेड टू बी फॉर 500, क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट्स है? इतना पढ़ोगे तो बोलोगे इट इज नॉट, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट है, प्रॉमिस टू पे नहीं है। लेकिन आगे लिखा है टू बी पेएबल ऑन डिमांड, मतलब इसको डिमांड इंस्ट्रूमेंट बना दिया, तो ये वैलिड है, परफेक्टली वैलिड है। आई ओ यू 500 रुपीज, नॉट वैलिड। आई पे 500 रुपीज टू बी एंड ऑल अदर सम। ऑल अदर सम कौन सा सम? कुछ बताया है क्या? नहीं, वैलिड है, नहीं है। अगर ए प्रॉमिसरी नोट दे रहा है 500 का बी को, ये बोल के कि मेरा अगर शादी सी के साथ होगा तो दूंगा, नॉट वैलिड। अगर किसी का डेथ होगा तो पे करूंगा, वैलिड। या फिर आफ्टर द डेथ ऑफ एनीथिंग और एनीथिंग लेफ्ट, अगर किसी का डेथ हुआ और वो स्टेट में मेरे नाम पे कुछ छोड़ के गया तो मैं आपको दूंगा, ये भी वैलिड नहीं है। गाइस जल्दी से बताओ क्या यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए? यस और नो? नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा कि सर यहाँ पर प्रॉमिसरी नोट दिया किसने? ए ने बी को, और क्या बोला? 500 रुपये दूंगा और ब्लैक हॉर्स साथ में दूंगा, क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट्स है? आंसर इज नो। व्हाई नॉट? द रीजन, आप सिर्फ पैसों का प्रॉमिस करो, आप सामने वाले को कोई चीज काइंड में मत दो। तीसरा चीज क्या बोला है यहाँ पे? ए बी को बोल रहा है आई प्रॉमिस टू पे 2000 रुपीज, किसको? तेरे सन को। लेकिन बच्चा कौन सा? उसके तो 2 सन है, ये तो तुमने बताया नहीं, तो क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट्स है? आंसर इज नो। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है कि सर ए ने प्रॉमिस किया बी को, क्या? कि मैं तेरे को 5000 रुपये दूंगा,
एज पर माई कन्वीनियंस, मतलब जब मेरे को सहूलत लगेगा, जब मेरे को समय मिलेगा, जब मेरे को सही लगेगा तब दूंगा। अरे कब तेरे को सही लगेगा भगवान जाने, तो इसलिए ये वैलिड है क्या? ये बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। बच्चों समझ में आया? जल्दी बताओ यस और नो। अब नेक्स्ट पॉइंट, आई प्रॉमिस टू पे अ सम ऑफ रुपीज 10,000 आफ्टर 3 months फ्रॉम द डेट। क्या ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट्स है क्या बच्चों? जल्दी बताओ। ए ने बी को दिया आई प्रॉमिस टू पे, लेकिन इसके ऊपर सामने वाले का नाम नहीं लिखा है, तो बच्चों यहां पर आपको लिखना पड़ेगा कि यहां पे द नेम ऑफ पे इज मिसिंग, पे का नाम मिसिंग है, और देयरफॉर ये क्या बन जाता है? एक बियरर प्रॉमिसरी नोट्स बन जाता है, और आरबीआई बोलता है कि आप बियरर प्रॉमिसरी नोट्स इश्यू नहीं कर सकते हो। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, यस और नो? जल्दी से मुझे बताओ। यहां तक कोई भी शंका आशंका आपके मन में होगी तो जस्ट लेट मी नो, एंड आई डोंट थिंक सो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर, बिल ऑफ एक्सचेंज के बारे में बात करते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज में देखो एक बात, बाबू भाई को शाम से पैसा लेने का था, और शाम को क्या करना था? बाबू भाई को शाम से पैसा लेना था, आगे अनुराधा को देना था। तो बाबू भाई ने क्या किया इस बार? शाम बोलता मैं तुमको प्रॉमिस नहीं करता, बोले एक काम कर। बाबू भाई ने ऑर्डर दिया बच्चों, बाबू भाई ने ऑर्डर दिया किसको? शाम को, है ना, थ्रू एक डॉक्यूमेंट के थ्रू कि तू मुझे 1 लाख रुपए पे करेगा, चल हाँ बोल। तो वो शाम ने बोला यस पे कर दूंगा। तो यहाँ पर ये क्या हो गया बच्चों? ये हो गया बिल ऑफ एक्सचेंज, जहाँ पर बाबू भाई लिख के दे रहा है आई ऑर्डर शाम टू पे मी अमाउंट ऑफ रुपीज वॉट 1 लाख। या फिर बाबू भाई ऐसा भी कर सकते हैं कि बोले खुद का नाम नहीं लिखते हुए अनुराधा का नाम लिख दे, मतलब आई ऑर्डर शाम टू पे अनुराधा और हिज ऑर्डर बराबर अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख आफ्टर अ मंथ, ऐसे लिख दो। समझ में आ रहा है? अब अनुराधा ने क्या किया? ये जो प्रॉमिसरी नोट्स था आगे गिफ्ट कर दिया किसको? एसडीबी को, मतलब मेरे को गिफ्ट कर दिया। अब ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज था मुझे गिफ्ट कर दिया, ठीक है। तो अनुराधा बन गई इंडोर्सर और मैं बन गया इंडोर्सी। पहले वाले देखो, प्रॉमिसरी नोट ड्रॉ किसने किया? बाबू भाई ने। किसके ऊपर ड्रॉ किया? शाम के ऊपर। किसको दिया? अनुराधा को, अनुराधा बन गई पेई। फिर अनुराधा ने आगे ट्रांसफर किया तो अनुराधा बन गई ट्रांसफरर। किसको ट्रांसफर किया? सतीश सर को ट्रांसफर किया, सतीश सर बन गए इंडोर्सी। अब सतीश सर ने आगे जाके ये किसको दे दिया? किराना शॉप वाले को दे दिया। समझ में आ रहा है? मैंने जाके मेरे किराना शॉप वाले को दे दिया, तो मैं बन जाता हूँ इंडोर्सर, और इसके बाद में किराना शॉप वाला क्या बन जाता है? किराना शॉप वाला बन जाता है इंडोर्सी। समझ में आया? अब किराना शॉप वाला 1 महीने के बाद में पैसा वसूल करने के लिए किसके पास जाएगा? वो जाके डिमांड करेगा शाम को, क्योंकि शाम ने ही एक्सेप्ट किया था ना, बोलो हाँ ना। तो दिस इज कंसेप्ट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, इसके हम लोग आइए फटाफट फीचर डेफिनेशन देखते हैं। तो बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है? बोले सर ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है। बोले बहुत बढ़िया, कैसे है? राइटिंग में है। बोले हाँ। इसके अंदर प्रॉमिस नहीं है कि मैं तुमको पे करूंगा, ऐसा प्रॉमिस नहीं कर रहा है। इसके अंदर ऑर्डर दिया हुआ है, इट इज ऑर्डर टू पे, इट इज ऑर्डर टू पे। साइन किसने किया है? ड्रॉवर ने, बाबू भाई ने। एंड डायरेक्ट किया है अ सर्टन पर्सन, मतलब किसको? ड्रॉई को, है ना। ड्रॉई मतलब शाम को। टू पे अ सर्टन ऑफ सम ऑफ मनी ओनली, कि तू पैसा पे करेगा। किसको? सर्टन पर्सन, अनुराधा को। और ऑर्डर ऑफ सर्टन पर्सन, या वो जिसको बोलेगी उसको, या फिर बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। क्या बच्चों आपको ये वाले कंसेप्ट समझ में आए? हमने सारे पार्टीज भी पढ़ लिए। सबसे पहले कौन आता है जल्दी बताओ? सबसे पहले आता है सर ड्रॉवर, मतलब कौन अपने केस में? बाबू भाई जिसने बिल ड्रॉ किया। फिर कौन आता है? ड्रॉई, मतलब श्याम अपने केस में बराबर, जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया। पेई मतलब अनुराधा अपने वाले केस में, जिसको पेमेंट अल्टीमेटली करना है। फिर अनुराधा अगर ट्रांसफर करे तो बनेंगे इंडोर्सी, जिसको ट्रांसफर किया वो बन जाएगा इंडोर्स, अनुराधा बन जाएगी इंडोर्सर, जिसको ट्रांसफर किया इंडोर्सी, और जिसके हाथ में वो डॉक्यूमेंट है जो अधिकार रखता है सामने वाले से पैसा वसूल करने का, उसको बोलते हैं होल्डर। समझ में आ रहा है? आगे बढ़ते हैं। सो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड मतलब क्या होता है? सुनो, अब कभी कभी क्या होता है ना, पहली बात एक मिसकंसेप्शन है कि हर एक बिल ऑफ एक्सचेंज जो होता है, वो जो ड्रॉई होता है ना, मतलब अपना शाम, वो एक्सेप्ट करेगा। बच्चों ये कतई गलत है, ये कतई गलत है। ओनली बिल ऑफ एक्सचेंज जो क्या है, जिसमें लिखा है पेमेंट आफ्टर साइट, पेमेंट आफ्टर साइट। अगर किसी बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा हुआ है पेमेंट आफ्टर साइट, तो सिर्फ ये ही एक बिल ऑफ एक्सचेंज है जो पहले ड्रॉई एक्सेप्ट करेगा और उसके बाद में उसकी लाइबिलिटी आएगी। समझ में आ रहा है क्या? मतलब समझो शाम ने लिखा है किसको? बाबू भाई को, नहीं सॉरी, बाबू भाई ने बिल ऑफ एक्सचेंज पे लिखा हुआ है आई ऑर्डर शाम टू पे अनुराधा
बराबर, अमाउंट ऑफ रुपीज 1 लाख 1 मंथ आफ्टर साइट, 1 मंथ आफ्टर साइट। तो अब क्या होगा, ये जो बिल ऑफ एक्सचेंज है आप जाके किसको प्रेजेंट करोगे, आप जाके प्रेजेंट करोगे शाम को। अब शाम क्या करेगा, शाम एक तो इसको एक्सेप्ट करेगा या फिर शाम इसको क्या करेगा, रिजेक्ट करेगा। समझ में आ रहा है, यस और नो? अगर शाम ने एक्सेप्ट कर लिया, शाम की लायबिलिटी बन जाती है प्राइमरी, प्राइमरी। अब वो लायबल है आगे पेमेंट के लिए। लेकिन मानो शाम ने रिजेक्ट कर दिया ना, तो इसको बोलते डिसऑनर, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। क्योंकि नॉन एक्सेप्टेंस की वजह से बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, इसके वजह से शाम को मिलेगी सजा। अब शाम को बचाने के लिए एक मसीहा आया जिसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉई, इन केस ऑफ नीड, कि भाई साहब अगर हमारा जो मेन ड्रॉई है ना शाम, अगर ये बिल को एक्सेप्ट नहीं करेगा तो एक एडिशनल बंदे का नाम लिखा है राम, राम का नाम लिख दिया, वो क्या कर लेगा, वो एक्सेप्ट कर लेगा। और बिल तब तक डिसऑनर नहीं माना जाएगा जब तक जो दूसरा बंदा है ना वो उसको एक्सेप्ट ना करे। समझ में आ रहा है, जब तक वो खुद रिजेक्ट ना करे। तो ऐसे केस में इस व्यक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, ड्रॉई इन केस ऑफ नीड। तो ड्रॉई इन केस ऑफ नीड का डेफिनेशन क्या है, ड्रॉई मतलब राम, जो अपना शाम, उसके अलावा अपन ने एक एडिशनल नाम दिया रामू, बराबर। जो अगर ड्रॉई ने क्या नहीं किया, पेमेंट नहीं किया या एक्सेप्ट नहीं किया, रिजल्ट क्या हो जाएगा, बिल डिसऑनर हो जाएगा। तो बोलता है ये जो रामू है ना, ये रामू क्या करेगा, उसको पे करेगा या फिर एक्सेप्ट करेगा। समझ में आ रहा है? और जब तक रामू इसको रिफ्यूज नहीं कर देता या रिफ्यूज नहीं करता एक्सेप्ट के लिए, पेमेंट के लिए, बिल को हम लोग डिसऑनर नहीं मानेंगे। आई होप गाइस, जल्दी से बताओ क्या आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में आया, यस और नो? अब देखो, लायबिलिटी ऑफ ड्रॉवर एंड ड्रॉइंग, जैसे ही बिल एक्सेप्ट हो जाता है, मतलब अगर बिल ऑफ एक्सचेंज पे लैंग्वेज लिखा था आफ्टर साइट और वो बिल एक्सेप्ट हो गया, जैसे ही बिल एक्सेप्ट हो गया आफ्टर एक्सेप्टेंस, जो आपका ड्रॉई है ना उसकी लायबिलिटी हो जाता है प्राइमरी, मतलब शाम की लायबिलिटी हो जाएगी प्राइमरी और बाबू भाई की लायबिलिटी हो जाएगी सेकेंडरी, बराबर, अनुराधा को पैसा देने की। लेकिन अगर बिल एक्सेप्ट होने के पहले ड्रॉवर मतलब बाबू भाई की लायबिलिटी थी प्राइमरी। समझ में आया बच्चों? जल्दी से बताओ यस और नो, यस और नो। ठीक है, एक बार एक काम करेंगे, है ना, जब भी आप भविष्य में इस वीडियो को देखो तो इस मोमेंट पे यहीं पे रुक जाने का और इसके बाद में आप लोगों ने अपना मॉड्यूल खोलने का और उसके बाद में एक बार उसको वहाँ से गो थ्रू कर लेने का, है ना। चलो, अब यहाँ पर भी एक क्या है, यहाँ पर भी एक एडिशनल पॉइंट है। आरबीआई ने बोला है क्या, आरबीआई ने बोला है कि आप बिल ऑफ एक्सचेंज क्या बियरर बना सकते हो, बोले हाँ, लेकिन आप बियरर प्लस टाइम, बियरर प्लस डिमांड इंस्ट्रूमेंट नहीं बना सकते हो। मतलब अगर मैं बोलता हूँ आई ऑर्डर श्याम टू पे अनुराधा ऑन डिमांड, मतलब ये ऑर्डर प्लस डिमांड है, चलेगा। आई ऑर्डर श्याम टू पे अ बियरर ऑफ दिस बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन डिमांड, मतलब यहाँ पर बाबू भाई ने ऑर्डर दिया है किसको, श्याम को, क्या बोल के, कि बोले जो भी इसका बियरर होगा बिल ऑफ एक्सचेंज का, जिसके भी हाथ में होगा, उसने जब तेरे को डिमांड किया ना तब तेरे को पैसा देना पड़ेगा। तो दिस काइंड ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज इज प्रोहिबिटेड, नॉट अलाउड गाइस। समझ में आ रहा है? मतलब प्रॉमिसरी नोट्स तो बियरर हो ही नहीं सकता, प्लस बिल ऑफ एक्सचेंज भी बियरर प्लस डिमांड वाला होगा तो नहीं हो सकता है, बियरर प्लस टाइम वाला होगा तो हो सकता है। मतलब आई प्रॉमिस, आई ऑर्डर श्याम टू पे हूसोएवर होल्डर ऑफ दिस बिल ऑफ एक्सचेंज 1 मंथ आफ्टर दैट, तो यहाँ पे बियरर प्लस टाइम है ना तो वो चल जाएगा, लेकिन whosoever hold this instrument on demand, this is not acceptable। समझ में आया बच्चों? जल्दी बताओ यस और नो। मिसकंसेप्शन मैंने आपको बता दिया कि प्रॉमिसरी नोट्स में एट साइट लिखा होगा तो सामने वाले को शो करना है, वो आपको पेमेंट करेगा, लेकिन बिल ऑफ एक्सचेंज में आफ्टर साइट लिखा होगा तो आपको पहले उससे क्या करना पड़ता है, एक्सेप्ट करवा के लेना पड़ता है। जल्दी से बताओ क्या ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर है? आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर गाइज। और आप लोगों को पता चल रहा होगा तो मैं जितना डिटेल में क्लास में पढ़ाया था एक एक पॉइंट यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ठीक है, अब बात आता है सर चेक के बारे में, बताओ चेक के बारे में। तो बोला चेक क्या है, चेक भी तो एक बिल ऑफ एक्सचेंज है, लेकिन यहाँ पर तुम शाम को ऑर्डर नहीं देते हुए अपने बैंक को ऑर्डर दे रहे हो कि तेरे को सामने वाले को पेमेंट करना पड़ेगा। मतलब ड्रॉवर तो आज भी बाबू भाई है, लेकिन जो ड्रॉई था ना, सॉरी जो ड्रॉई था ना श्याम, वो ड्रॉई श्याम नहीं होते हुए पैसिफिक बैंक होगा। सो सतीश सर ने चेक दिया किसको, जेनी को। सतीश सर ने चेक दिया जेनी को
और सतीश सर इस चेक के थ्रू किसको ऑर्डर दे रहे हैं? बैंक को ऑर्डर दे रहे हैं क्या कि तू पे कर देना, किसको? जेनी को। सिंपल सी बात है। सो इट इज व्हाट? इट इज अ बिल ऑफ एक्सचेंज ओनली। समझ में आ रहा है? यस, इट इज ऑर्डर टू बैंक। यहाँ पर ड्रॉई स्पेसिफिक बैंक है। नीड नॉट टू बी स्टैम्प, मतलब प्रॉमिसरी नोट्स और बिल ऑफ एक्सचेंज को स्टैम्प करना पड़ता था, इसको स्टैम्प करने की जरूरत नहीं है। एंड इट ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, मतलब इट इज नॉट टाइम इंस्ट्रूमेंट। चेक कभी भी एक डिमांड टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं हो सकता, ये सिर्फ और सिर्फ डिमांड इंस्ट्रूमेंट ही होता है। समझ में आया? जल्दी बताओ यस और नो। सर व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द चेक? देखो अब ये एसबीआई का चेक है जहाँ पे लिखा आई पे टू, यहाँ पे तुम लिख दो जेनी, मतलब जेनी लिया देशमुख, रितेश देशमुख, और बियरर, तो मैंने बियरर को कर दिया कट, क्यों? अदरवाइज ये बियरर इंस्ट्रूमेंट बनेगा। अ सम ऑफ रुपीज, फिर कितना देना है वो यहाँ पे लिखूंगा, यहाँ पे वो नंबर में लिखूंगा, फिर यहाँ पे मैं मेरी साइन करूंगा, यहाँ पे डेट लिखूंगा। समझ में आ रहा है? यस और नो। और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। सो सिंपल सी बात, क्या बोला है? इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है? इट इज ड्रॉन ऑन बैंक, ऑलवेज पेएबल ऑन डिमांड, मतलब टाइम इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा। तीसरा, इट नीड नॉट टू बी स्टैम्प। चौथा, डज नॉट रिक्वायर्ड एक्सेप्टेंस, इधर एक्सेप्टेंस का जरूरत नहीं होता है। लास्ट में, अगर बैंक मिस्टेक में होगा, मतलब गलती से मेरे बैंक में पैसा है लेकिन बैंक ने उसको डिसऑनर कर दिया, ये बोल दिया इनसफिशिएंट फंड, तो बेटा तू है ना, तूने गलती किया है, यू आर लाइबल टू ड्रॉवर, मतलब सतीश भाई थी तेरे ऊपर एक्शन ले सकता है अगर तूने मेरा बिल गलती से क्या कर दिया, बाउंस कर दिया। हाँ, लेकिन जेनी तेरे ऊपर एक्शन नहीं ले सकती, तो यही लिखा है लाइबल टू ड्रॉवर ओनली, नॉट लाइबल टू पे एंड द होल्डर। लास्ट में एक चेक का वैलिडिटी क्या होता है? 3 महीने तक, उसके बाद में वो स्टेल चेक हो जाता है। एंड नेक्स्ट पे क्या बोला है? इट मे बी ऑर्डर, इट मे बी बियरर। क्या यहाँ तक पॉइंट क्लियर है? जल्दी बताओ। अब 2 तरीके के चेक आते हैं, एक आता है इट इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक चेक एंड ट्रंकेटेड चेक। सर इलेक्ट्रॉनिक चेक मतलब क्या होता है? जैसे फिजिकल मूवमेंट में हम लोग फिजिकल चेक साइन करते हैं ना, तो वैसे ये चेक बनता ही, फॉर्म ही कैसे होता है? इट इज ड्रॉ इलेक्ट्रॉनिकली, इलेक्ट्रॉनिकली ड्रॉ हुआ। सेकंड चीज कैसे ड्रॉ हुआ? विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज। अच्छा, इसको साइन कैसे किया? बोले डिजिटल सिग्नेचर के थ्रू, है ना। इसको साइन किया डिजिटल, तो ये ऑनलाइन चेक बना, इसको बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉनिक चेक। एक होता है ट्रंकेटेड चेक। ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? सुनो, सतीश सर ने एसबीआई का बैंक अकाउंट था, मैंने जेनी को चेक दिया, जेनी का यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में अकाउंट था। अब वो जाके फिजिकल चेक जमा करेगी कहाँ पे? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के पास। और यूनियन बैंक क्या करेंगी? इस चेक को स्कैन करेंगी और वो भेजेगी किसको? एसबीआई को। एसबीआई क्या करेगी? सामने यूनियन बैंक को पैसा दे देगी। तो ये चेक कौन सा बन जाता है सर? ट्रंकेटेड चेक। तो ट्रंकेटेड चेक क्या होता है? अ चेक विच इज ट्रंकेटेड ड्यूरिंग क्लियरिंग साइकिल, पैसा आवत जावत जो होता है ना उसके लिए, इधर बाय क्लियरिंग हाउस और बाय बैंक। मैंने आपको पूरा प्रोसीजर डिटेल में बताया था। और आगे क्या लिखा है? इमीडिएटली ऑन जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इमेज, जैसे ही इलेक्ट्रॉनिक इमेज क्या हो गई? जनरेट हो गई, स्कैन कर ली, बराबर, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है ट्रंकेटेड चेक। ये क्या करता है? ये सब्सटीट्यूट करता है तुम्हारा फिजिकल मूवमेंट ऑफ द चेक। फिजिकल मूवमेंट बराबर, पहले क्लियरिंग हाउस फिजिकल लेके जाते थे, उसको रोकता है ये सारी चीज। चलो आ जाते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे सर और भी कौन से टाइप्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। एक तो हमने पढ़ लिया ऑर्डर बियरर होता है, डिमांड और टाइम होता है। एक होता है इनलैंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। सर इनलैंड निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब क्या? और एक होता है फॉरेन। इनलैंड मतलब सबसे पहला कंडीशन है इट इज ड्रॉ और मेड इन इंडिया। इट इज ड्रॉ और मेड इन इंडिया। अब अगर वो ये मैंडेटरी कंडीशन है, और सेकंड कंडीशन है जिसमें से एक कंडीशन सेटिस्फाई होना कम से कम जरूरी है। क्या? इट इज इधर पेएबल इन इंडिया, मतलब बनाया मैंने इंडिया में है, और अगर वो पे भी इंडिया में हो गया तो वो इंग्लैंड है, अपनी भारत भूमि का है ना। या फिर ड्रॉ इंडिया में है, पेएबल किसको है? किसको मिलने वाला है? वो पर्सन अपनी भारत भूमि का है, मतलब पेएबल टू पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। फर्क नहीं पड़ता है उसको इंडिया के बाहर पेमेंट करनी। इसके अलावा बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट कौन से हैं? फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। एग्जाम्पल से बात करते हैं, आ जाओ। ये एक एग्जाम का क्वेश्चन था, इसके ऊपर ध्यान देना, समझना। क्या हुआ कि भाई साहब एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है जो दिल्ली में ड्रॉ हुआ, तो कंडीशन 1 क्या वो इंडिया में ड्रॉ हुआ? बोले हाँ। अब कंडीशन 2 क्या था? वो किसके ऊपर ड्रॉ, वो लेकिन जो पेएबल था ना वो थाईलैंड में पेएबल था, तो इंडिया में पेएबल नहीं है। लेकिन थाईलैंड में पेएबल था, लेकिन इस ऐसे व्यक्ति को पेएबल था हु इज अ रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो वैसे भी इन दोनों में से एक कंडीशन सेटिस्फाई होनी थी ना। क्या ये इनलैंड इंस्ट्रूमेंट है? आंसर इज यस।
दूसरा, एक बिल ऑफ एक्सचेंज मुंबई में ड्रॉ हुआ, बराबर, मतलब पहली कंडीशन सेटिस्फाई होगी। दूसरी कंडीशन क्या है, वो पेएबल था वाराणसी में, इंडिया के अंदर, लेकिन वो पेएबल था टॉम क्रूज को, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। भले ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, लेकिन ये दो कंडीशन तो हो गई ना, इन दोनों में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई थी, ये भी बोले इनलाइन इंस्ट्रूमेंट है। अगर एक चेक कैलिफोर्निया में ड्रॉ हुआ, आगे देखना ही नहीं है, आगे देखना ही नहीं है बच्चों। क्यों नहीं देखना है, बिकॉज ड्रॉ आउटसाइड इंडिया ये इंडिया का हो ही नहीं सकता है। तीसरा, एक चेक ड्रॉ हुआ लखनऊ में, समझ में आया, यस, तो ड्रॉ हुआ, पहली कंडीशन सेटिस्फाई। किसके नाम में ड्रॉ हुआ, पर्सन टॉम क्रूज, रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, और पेएबल है सिंगापुर में, वो भी आउटसाइड इंडिया, तो दिस इज नॉट इनलैंड इंस्ट्रूमेंट, ये दोनों भी बन गए आपके फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। तो क्या आपको समझ में आया? सेकंड चीज आता है एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट। एम्बिग्यूअस इंस्ट्रूमेंट मतलब समझ में ही नहीं आ रहा है ये, इसको हम लोग प्रॉमिसरी नोट ट्रीट करें या हम इसको बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रीट करें, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं एम्बिग्यूअस। आई ऑर्डर माई सेल्फ टू प्रॉमिस टू पे अनुराधा, ये क्या है? तुम खुद को ऑर्डर कर रहे हो, बिल ऑफ एक्सचेंज आ रहा है, प्रॉमिस टू पे अनुराधा, ये फालतू वालापन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो समझ में नहीं आ रहा है प्रॉमिसरी नोट्स है या बिल ऑफ एक्सचेंज है, तो बोले इसको क्या ट्रीट करूं? बोले तुमको जो ट्रीट करना है, तुम होल्डर तो उसको वो ट्रीट करो और वो वाले प्रोविजन लग जाएंगे। इसका एक एग्जाम्पल दिया इन्होंने, जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के लिए कौन काम करता है? एजेंट काम करता है। अब एजेंट क्या करता है, एक बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ करता है अपने प्रिंसिपल पे और ऑर्डर दे रहा है कि आप प्रॉमिस करो, आप नहीं क्या किया, ड्रॉ किया बिल ऑफ एक्सचेंज अपने प्रिंसिपल पे, और जिसके अंदर उसने ऑर्डर दिया कि आपको थर्ड पर्सन को क्या करना है, पेमेंट करना है। अब मुझे एक बात बताओ, एजेंट का अपना तो कोई अस्तित्व होता ही नहीं, वो तो प्रिंसिपल के बिहाफ में काम कर रहा है। इट इज एज गुड एज प्रिंसिपल ने खुद के ऊपर एक प्रॉमिसरी नोट, खुद को एक ऑर्डर दिया जिसमें वो प्रॉमिस कर रहा है कि मैं पे करूंगा किसको, थर्ड पर्सन को। दिस इज नॉट वैलिड। समझ में आ रहा है? तो बोले ये कन्फ्यूजन वाला चीज़ है, आपकी जो इच्छा है उसको वो ट्रीट करो, चाहे प्रॉमिसरी नोट ट्रीट करो, चाहे बिल ऑफ एक्सचेंज ट्रीट करो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों तुम्हारा इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो इनकम्प्लीट होता है, जो कंप्लीट नहीं होता है, या फिर मतलब इट इज इधर फुल्ली इनकम्प्लीट और पार्शियली इनकम्प्लीट, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं हम लोग इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। इनकोएट इंस्ट्रूमेंट में एक बात, अब दो कंसेप्ट आपको समझ में आने चाहिए। वो क्या है? पहला कंसेप्ट होता है होल्डर और दूसरा कंसेप्ट होता है होल्डर इन ड्यू कोर्स। क्या होता है होल्डर? मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन है, वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का पोजीशन जो है वो उसके हाथ में लीगली आया है। तीसरा, वो उसके खुद के नाम में निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, और चौथा, उसको अधिकार है सामने वाले से पैसा वसूल करने का। चार बातें बताई थी। आपके पोजीशन होना चाहिए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, लॉफुली आपको पोजीशन मिला है, तीसरा आपका नाम उस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में लिखा है, और चौथा आपको अधिकार है सामने वाले से पैसा वसूल करने का। देखो, ए ने बी को गिफ्ट कर दिया, क्या? निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। तो बी का नाम तो है ना उसके अंदर, बी के पास अधिकार है ना पैसा वसूल करने का, बोले हाँ, तो बी बन जाता है होल्डर। तीसरा, ए ने अपने एजेंट को बोला जा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिपॉजिट कर, पोजीशन है, हाँ, लीगली आया, बोले हाँ, लेकिन क्या एजेंट का नाम बिल ऑफ एक्सचेंज में लिखा है या प्रॉमिसरी नोट्स में लिखा है? बोले नहीं। तो क्या उसको अधिकार है पैसा वसूल करने का? नहीं। तो ऐसे वाले केस में एजेंट यू आर नॉट व्हाट, होल्डर। तीसरा, ए ने गिफ्ट किया बी को, तो बी तो हो गया क्या? बी क्या हो गया? बी होल्डर हुआ कि नहीं हुआ? आइडियली यस। तीसरा, लेकिन सुनो, कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि बी को इसका पेमेंट नहीं मिलना चाहिए। अब चार बातें, क्या बी के पास इंस्ट्रूमेंट है, पोजीशन? हाँ। लॉफुली आया? बोले हाँ। तीसरा, उसके नाम में? बोले हाँ। उसको पैसा वसूल करने का अधिकार है ना? क्यों? कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया ना कि आप पैसा वसूल कर ही नहीं सकते हो। तो क्या बी होल्डर बना? आइडियली नो। तो होल्डर का डेफिनेशन आपको समझ में आया क्या? जितने भी पॉसिबल केस थे मैंने आपको बताए। अब ए का चेक था, बी ने चोरा, समझ में आ रहा है, और जाके बैंक में डिपॉजिट कर रहा है। आप चोर कर लेके जा रहे हो, पोजीशन है, लॉफुली है क्या? नहीं है। समझ में आ रहा है? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। अब हम लोग बात करते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स क्या होता है। होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब द फर्स्ट थिंग यू मस्ट बी होल्डर। होल्डर बनने के लिए चार बातें होनी चाहिए। पोजीशन में, पोजीशन लॉफुली होना चाहिए, आपके नाम में होना चाहिए, और आपको अधिकार होना चाहिए पैसा वसूल करने का, देन यू बिकम होल्डर। अब मैंने क्या बोला कि अगर आप होल्डर हो तो आप होल्डर इन ड्यू कोर्स कब बने हुए? होल्डर इन ड्यू कोर्स जब आप होल्डर हो, साथ ही साथ में आपको वो जो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मिला है अगेंस्ट कंसिडरेशन मिला है, मतलब आपको, आपने सामने वाले को कोई गुड्स दिया या कोई सर्विस दिया, इसके लिए उन्होंने आपको क्या दिया है? फॉर वैल्यू कंसिडरेशन दिया है। तीसरा,
बिफोर मैच्योरिटी, एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मैच्योरिटी होता है ना, तो वो मैच्योरिटी डेट के पहले आपको मिला है। चौथा, आपने गुड फेथ में लिया है, आपको नहीं पता कि सामने वाले का टाइटल डिफेक्टिव, सामने वाले ने चोरी करके लाया है, यू आर नॉट अवेयर। समझ में आ रहा है? और नो निग्लिजेंस, और आपका कोई गलती भी नहीं, यू आर नॉट निग्लिजेंट। ऐसे वाले केस में आप क्या बन जाते हो? होल्डर इन ड्यू कोर्स। सर ये क्यों पढ़ाया? इसके पीछे का कारण है इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ इनकोएट इंस्ट्रूमेंट। अब सुनो, सतीश सर ने अपनी बाइक गैरेज पे रखी और गैरेज वाले को पूछा, बता मोटा मोटी कितना खर्चा आएगा मेरे बाइक का? बोले अभी तो नहीं बताऊंगा, जब रिपेयर हो मतलब सर्विसिंग हो जाएगी उसके बाद मैं बता पाऊंगा। मैंने बोला नहीं, मोटा मोटी पूछ रहा हूँ ना, मैं तेरे को एग्जैक्ट थोड़ी पूछ रहा हूँ। तो उसने बोला लगभग 15,000 रुपये खर्चा आएगा। मैंने बोला देख, गड़बड़ नहीं करता हूँ, मैंने एक निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दे दिया जिसके अंदर अमाउंट मैंने स्पेसिफाई नहीं की, और वो स्टैम्प था, और मैंने किसको दे दिया? शॉप वाले को। और शॉप वाले तेरे को मैंने अथॉरिटी दे दिया क्या? कि तू इसके अंदर जो अमाउंट चाहे वो भर लेना और पैसे निकाल लेना। लेकिन मुझे बताओ, शॉप वाले ने कितना बोला था? 15,000। उसने 10,000 भरे, क्या वो वसूल कर सकता है? बोले हाँ कर सकता है। उसने कितने भरे? 15,000 भरे, क्या वो वसूल कर सकता है? बोले कर सकता है। लेकिन उसने 20,000 का अमाउंट डाल दिया। अब बताओ क्या वो वसूल कर सकता है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि आप मेरे को बोल 15 रहे हो और लिख कितना रहे हो, तुम्हारे हाथ में अथॉरिटी देने से 20,000 लिख रहे हो, तो दिस इज नॉट, यू कैन नॉट रिकवर दिस अमाउंट। आप मैक्सिमम कितना, जितना हमने आपको प्रॉमिस किया था। अब पंगा हुआ, शॉप वाले ने क्या किया, वो जो इंस्ट्रूमेंट है उसके ऊपर 20,000 रुपये लिख के आगे क्रेडिटर को दे दिया। अब बताओ, क्रेडिटर अगर होल्डर होगा, मतलब मानो आपने गिफ्ट दे दिया था किसी को, आपने गिफ्ट दे दिया, तो वो होल्डर भी सिर्फ 15,000 ही वसूल कर सकता है, उससे ज़्यादा वसूल नहीं कर सकता है। लेकिन सामने वाला व्यक्ति अगर होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब क्या उसने आपको कोई चीज़ दी होगी तभी आप उसको चेक दे रहे हो? बोले हाँ। दूसरा चीज़, क्या उसने गुड फेथ में लिया? उसको ये बात नहीं पता था कि ये इनकोएट इंस्ट्रूमेंट था। तीसरा बराबर। और चौथा बात क्या है कि सर ही इज़ नॉट निग्लिजेंट। अगर ये 3 चीज़ें इन्वॉल्वमेंट होगी बिफोर मैच्योरिटी वगैरह, वो बेसिक बात है, ही कैन रिकवर एंटायर 20,000। मतलब होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास वो अधिकार है जो होल्डर के पास नहीं है। होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास वो अधिकार है जो होल्डर के पास नहीं है। लेकिन मानो चेक के ऊपर लिमिट था कि उस चेक पे जो स्टैंप लगा था ना, उससे आप ज़्यादा में ज़्यादा 18,000 ही वसूल कर सकते थे, तो फिर सॉरी, होल्डर इन ड्यू कोर्स भरे उसके ऊपर 20,000 रुपये लिखा हुआ है, लेकिन यू कैन नॉट रिकवर मोर देन 18,000। मतलब अमाउंट नॉट एक्सीड द अमाउंट कवरिंग बाय स्टैम्प। आपके पास तो जितना अमाउंट लिखा है उतना पूरा वसूल करने का अधिकार है, लेकिन जितना स्टैम्प में लिखा है उससे ज़्यादा तो आप वसूल नहीं कर पाओगे ना। लास्ट वाला पॉइंट क्या बोला है? लेकिन अगर ये चेक होता है तो चेक पे तो स्टैम्प ड्यूटी लगता ही नहीं, तो वहाँ पे आप 100% अमाउंट कवर करने का अधिकार रखते हो। बच्चों बताओ, क्या इनकोएट इंस्ट्रूमेंट आपको समझ में आया? बोलो यस और नो। अब मेन बात है, इनकोएट इंस्ट्रूमेंट जो होता है ना, वो साइन था किससे? एसडीबी सर से। लेकिन एसडीबी सर ने दिया नहीं, शॉप वाले को दिया नहीं। एसडीबी सर से मतलब मेरे से वो गिर गया, शॉप वाले ने उठाया और शॉप वाले ने उसके अंदर अपने मन से पैसा लिखा, तो क्या शॉप वाला 1 रुपया भी वसूल कर सकता है? नहीं, क्योंकि इनकोएट इंस्ट्रूमेंट की सबसे पहली कंडीशन है सर वो साइंड भी होना चाहिए और वो डिलीवर्ड भी होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप फाइंडर हो, आपने वो चोरी किया है, यू विल नॉट गेट दिस राइट। समझ में आया बच्चों? यस और नो। तो इसी के साथ में हमारा होल्डर इन ड्यू कोर्स वगैरह वो भी खत्म हो गया। तो एक बात ध्यान देना, होल्डर इन ड्यू कोर्स एंड होल्डर का फर्क क्या होता है? अगर चेक है, गिफ्ट किया बी को तो बी हो गया होल्डर, इसने गिफ्ट किया सी को, सी हो गया होल्डर। सी से चोरी किया किसने? डी ने, तो डी एक्चुअली ब्लैंक था, बियरर था, और जिसके ऊपर सी का साइन ऑलरेडी कवर था, तो डी ने अपना नाम लिख दिया, तो डी का टाइटल कैसा है? डिफेक्टिव। डी ने आगे जाके ई को दे दिया और ई है अपना होल्डर इन ड्यू कोर्स। होल्डर इन ड्यू कोर्स मतलब उसने सारी कंडीशन को सेटिस्फाई किया। भले ही डी तेरा टाइटल डिफेक्टिव होगा, होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल क्या माना जाता है? वैलिड माना जाता है। बट अब सुनो, अगर डी ने गलती से साइन फॉर्जरी की होती, फॉर्जरी मतलब ये देखो, अगर ट्रांसफरर का टाइटल वैलिड है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स का टाइटल वैलिड है, ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव है फिर भी होल्डर एंड ड्यू कोर्स का टाइटल वैलिड रहेगा।
तीसरा बात, लेकिन ट्रांसफरर ने की है फॉर्जरी, मतलब झूठी सिग्नेचर, जाली सिग्नेचर की है, ऐसे केस में आपको कोई टाइटल ही नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ट्रांसफरर का टाइटल डिफेक्टिव नहीं है, देयर इज नो टाइटल विद ट्रांसफरर, हाउ कैन यू ही पास अ टाइटल टू यू। क्या बच्चों आपको ये भी समझ में आया? बोलो हाँ या ना। सो होल्डर इन ड्यू कोर्स का क्या क्या फायदा होता है? पहला बात हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, इन कोएट इंस्ट्रूमेंट में भले ही जो होल्डर है वो कितना वसूल कर सकता है, जितना उसको पे करने को बोल प्रॉमिस किया था, लेकिन होल्डर इन ड्यू कोर्स तू तो पूरा अमाउंट रिकवर कर सकता है, नॉट एक्सीडिंग द वैल्यू ऑफ स्टैम्प। दूसरा, राइट टू श्यू ऑल द प्रायर पार्टी। इसका एग्जाम्पल देखते हैं। समझो ए ने आगे बी को दिया, बी है होल्डर, बी ने आगे सी को दिया, सी है होल्डर, सी ने आगे डी को दिया, डी भी होल्डर है। अब बिल के लिए डी गया ए के पास लेने के लिए, ए ने रिफ्यूज किया, क्या डी ए के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है? बोले हाँ। क्या डी सी के अगेंस्ट में केस अच्छा, अब क्वेश्चन आता है, क्या डी सी के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है? बताओ, क्या डी सी के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है? आंसर इज यस सर, डी सी के अगेंस्ट में भी केस फाइल कर सकता है। अगर इसने नहीं दिया, डी तो बोलेगा मेरे को तेरे से वसूल करना था सी के अगेंस्ट में, लेकिन क्या डी बी के अगेंस्ट में केस फाइल कर सकता है? आंसर इज नो, डी यू कैन नॉट फाइल केस अगेंस्ट बी। समझ में आ रहा है? क्यों? आप होल्डर हो। लेकिन अगर ये इंस्ट्रूमेंट आगे जाता था होल्डर इन ड्यू कोर्स के हाथ में, तो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास इतना पावर है, वो ए के अगेंस्ट में भी केस फाइल कर सकता है, डी के अगेंस्ट में भी, सी के अगेंस्ट में भी, बी के अगेंस्ट में भी। इट मीन्स ही हैज राइट टू फाइल सूट अगेंस्ट ऑल द प्रीवियस पार्टी, सबकी बैंड बजा सकता है। ठीक है जी। नेक्स्ट पॉइंट, द होल्डर कैन श्यू ओनली पार्टी प्राइमरली लाइबल, दैट इज ए, और एल्स इमीडिएट प्रायर पार्टी, या पहली पार्टी उसके पहले की, बट होल्डर इन ड्यू कोर्स कैन फाइल सूट अगेंस्ट द ऑल द प्रीवियस पार्टी। आगे बढ़ते बच्चों, तीसरा फायदा क्या है होल्डर इन ड्यू कोर्स का? तीसरा फायदा है, अ पर्सन डिराइविंग टाइटल फ्रॉम होल्डर इन ड्यू कोर्स हैव अ सेम राइट एंड द पावर एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। मतलब ए ने आगे दिया बी को, बराबर, बी ने फ्रॉड करके लिया, सी के पास गया, मतलब बी का टाइटल डिफेक्टिव है, सी ने आगे दे दिया डी को, तो डी क्या हो गया? होल्डर इन ड्यू कोर्स। अब डी ने आगे दे दिया ई को, जो ई है ना वो सिर्फ होल्डर है, वो क्या है? सिर्फ होल्डर है। और ई ने आगे एफ को दे दिया, एफ भी क्या है? होल्डर है। तो क्वेश्चन आता है, क्या सर एक होल्डर के पास भी सेम पावर होती है होल्डर इन ड्यू कोर्स? बोले हाँ, अगर उसको अपना टाइटल होल्डर इन ड्यू कोर्स से मिला है, सो हैव द सेम राइट एज होल्डर इन ड्यू कोर्स। अगर आपको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक ऐसे व्यक्ति से मिला है जो होल्डर इन ड्यू कोर्स है, तो आपको सेम अधिकार होता है जो एक होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास होता है। आगे क्या बोला है? अब ये जो ई है ना, मानो उसको फ्रॉड के बारे में कोई नॉलेज नहीं था, नो नॉलेज ऑफ फ्रॉड, कि भाई ये बी ने फ्रॉड किया है, तो ऐसे केस में क्या फिर वो पैसा वसूल कर सकता है? बोले आपके पास सारे सेम अधिकार है, आप पैसा वसूल कर सकते हो। सेकंड चीज, सर उसको नॉलेज, वो खुद पार्टी टू फ्रॉड था, मतलब ये ई ने सपोर्ट किया था बी को इस इंस्ट्रूमेंट में फ्रॉड करने के लिए, तो बोले यू डोंट हैव राइट, मतलब तुम फ्रॉड कर रहे हो और तुम बोल रहे हो हमको लॉ से अधिकार चाहिए, नहीं मिलेंगे। लास्ट वाला पॉइंट आया कि सर जो ई है ना, इसको नॉलेज था फ्रॉड के बारे में, ये पार्टी टू फ्रॉड नहीं है, नो प्रॉब्लम, यू हैव सेम राइट एज अ होल्डर इन ड्यू कोर्स। तो ये तीन बातें याद रखना, अगर कोई होल्डर अपना टाइटल डिराइव करता है होल्डर इन ड्यू कोर्स से, तो उसको सेम अधिकार मिलते हैं जो होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास होते हैं। आगे क्या बोला है कि जो होल्डर है अगर वो खुद पार्टी टू फ्रॉड है, फिर आपको अधिकार नहीं मिलेंगे। आपको नॉलेज है, कोई प्रॉब्लम नहीं, चल जाएगा समझ में आपको। इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ फ्रॉड, नो प्रॉब्लम, बट इफ यू आर पार्टी टू फ्रॉड, यू डोंट हैव दैट राइट विच इज गिवन टू होल्डर इन ड्यू कोर्स। चौथा अधिकार क्या बोलते हैं होल्डर इन ड्यू कोर्स के बारे में? इंस्ट्रूमेंट ऑब्टेन बाय अनलॉफुल मीन्स, मतलब ये मैंने आपको बताया ना भाई, ए ने चेक, बी ने चेक स्टोलन किया, चुराया, और आगे सी को गिफ्ट किया, और सी ने आगे होल्डर इन ड्यू कोर्स किया। भले ही सी का टाइटल डिफेक्टिव है, होल्डर इन ड्यू कोर्स आपका टाइटल वैलिड माना जाएगा। ए ने क्या किया, बी ने क्या किया, इस बार किया फॉर्जरी। फॉर्जरी मतलब ए की जाली सिग्नेचर दस्तखत करी और आगे सी को दिया, और सी ने आगे होल्डर इन ड्यू कोर्स को दिया। होल्डर इन ड्यू कोर्स आपको वैलिड टाइटल नहीं मिलेगा। वैसे प्रायर पार्टी का टाइटल डिफेक्टिव होगा तो आपका वैलिड होगा, लेकिन प्रायर पार्टी ने अगर फॉर्जरी की है तो आपका टाइटल वैलिड नहीं होगा। आगे बढ़ते बच्चों, एक्सेप्टेंस ऑफ बिल ड्रॉ इन द फिक्टिशियस नेम। अब क्या हुआ, ए ने बिल ड्रॉ किया जहां पे वो बी को ऑर्डर दे रहा है कि तेरे को पे करना पड़ेगा, किसको? एक्स को। अभी एक्स को ने ना एक्चुअली एग्जिट करता ही नहीं है, एक्स एग्जिट करता ही नहीं है,
और ड्रॉ भी कैसे किया पता है क्या, ए ने ड्रॉ किया आई ऑर्डर यू टू पे, बी आई ऑर्डर यू टू पे मी, और मी के नीचे साइन भी किसका किया, एक्स का। मतलब सुनो कैसा हुआ, ए ने भी ड्रॉ किया किसके नाम से, एक्स के नाम से, आई ऑर्डर यू पे बी, किसको पे करना है, टू मी और माई ऑर्डर, ऐसा ऑर्डर दिया। और अब ये बी ने क्या किया, इसको एक्सेप्ट भी कर लिया। फिर आगे इसने ए को इंडोर्स कर दिया, ए ने बी को कर दिया, बी ने आगे सी को कर दिया, सी ने आगे डी को कर दिया, सॉरी बी नहीं आएगा, बी ऑलरेडी हो चुका है। यहाँ पे ई को कर दिया, सी को कर दिया, डी को कर दिया, और यहाँ पे आगे एच के पास, होल्डर इन ड्यू कोर्स के पास चले गया। समझ में आ रहा है या सुनो। तो आइडियली ये तो फिक्टिशियस नेम में बना हुआ इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको क्या अधिकार मिलेगा पैसा वसूल करने का। बोले अगर आप होल्डर इन ड्यू कोर्स हो ना, तो आपको पैसा वसूल करने का अधिकार है। किससे, बी से। पहली बात उसको ये बोलो तूने एक्सेप्ट ही क्यों किया, जब सामने वाले पर्सन एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिक्टिशियस है। समझ में आ रहा है। और ये बात आप प्रूव कर दो, ये जो ए का सिग्नेचर है और ये जो फिक्टिशियस पर्सन का जो सिग्नेचर है, मतलब हैंडराइटिंग है, वो सेम है। ये आपको प्रूव कर देना पड़ता है। एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स यू हैव राइट टू रिकवर मनी फ्रॉम बी। समझ में आया, यस, बी का कट गया। आ जाओ, अब हम लोग बात करेंगे बच्चों, यहाँ तक क्या सारे पॉइंट क्लियर है, बस थोड़ी देर की बात है और पूरा चैप्टर खत्म है, थोड़ी देर की बात है। आप बताओ यहाँ तक आपके सारे पॉइंट क्लियर है या नहीं है गाइस। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ व्हाट गाइस, अब हम लोग शुरू करेंगे मैच्योरिटी पीरियड कैलकुलेशन। यहाँ पर एग्जाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी बेसिक बातें बताऊंगा और सीधा इसके एग्जाम के क्वेश्चन आंसर कवर कर लेते हैं। सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट, एक तो कैसे होता है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट होता है या फिर टाइम इंस्ट्रूमेंट होता है। अगर आपका इंस्ट्रूमेंट डिमांड इंस्ट्रूमेंट है तो आपको कोई ग्रेस पीरियड नहीं मिलेगा, सामने वाले ने मंगा और आपको देना पड़ेगा, क्योंकि आपने खुद ने ही बोल के रखा था कि हमारा इंस्ट्रूमेंट डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, फिर तो उसके अंदर तुम एक्स्ट्रा समय की गुंजाइश कर ही नहीं सकते हो। सो नो कंसेप्ट ऑफ ग्रेस पीरियड इन केस ऑफ डिमांड इंस्ट्रूमेंट, और चेक इज ऑलवेज डिमांड इंस्ट्रूमेंट। समझ में आ रहा है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है कि सर अगर कोई इंस्ट्रूमेंट टाइम इंस्ट्रूमेंट होगा तो बोले वहाँ पे 3 डेज हम ग्रेस पीरियड देते हैं। मतलब एक तो ड्यू डेट आएगा उसका, बोले हाँ, उसके बाद में 3 दिन हम लोग उसको ग्रेस पीरियड देंगे, और उसके बाद में जो लास्ट डेट होता है दैट इज मैच्योरिटी पीरियड। अब एग्जाम्पल कवर कर लेते हैं हम लोग, कुछ सीधे सीधे मैंने एग्जाम के क्वेश्चन कवर करके रखे 4-5। सुनो, बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉ हुआ था कब, 29 जनवरी 23 को, और इसके अंदर लिखा था पेबल 1 मंथ आफ्टर द डेट। पहली बात, टाइम इंस्ट्रूमेंट है, डिमांड इंस्ट्रूमेंट, टाइम इंस्ट्रूमेंट है, एक समय, क्या बोल सकते हैं, 1 महीने का समय दिया है। 1 महीना कैलकुलेट कहाँ से करें, आफ्टर डेट, और डेट अगर बताई नहीं है इसका मतलब 29 जैन। तो अगर मंथ लिखा है ना, मंथ, तो अगले महीने का सेम करस्पॉन्डिंग डे पकड़ लो, 29 जनवरी, 29 फरवरी। अब 29 फरवरी तो होता नहीं है बराबर, तो उसका बोले एक प्रीसीडिंग डे, इफ द सेम डे इज नॉट एग्जिस्ट इन द नेक्स्ट मंथ, 31 हर महीने में तो नहीं आता है ना, तो उसकी प्रायर डे, लास्ट डे ऑफ दैट मंथ कंसिडर करो, दैट इज 28 फरवरी 23, हाँ 23। आगे अब इसके अंदर 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड कर दो, 3 दिन अगर आप ग्रेस पीरियड ऐड कर दोगे अपना, तो फिर क्या आ जाएगा, 3 मार्च 23, दिस इज योर मैच्योरिटी पीरियड। नेक्स्ट एग्जांपल आया बच्चों आपके सामने, बिल ऑफ इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ हुआ 30 अगस्त 23 को, ठीक है। इसमें लिखा है पेबल कब होता है, 3 मंथ आफ्टर द डेट। अब 3 मंथ आफ्टर डेट, तो अगस्त से 3 महीना कैलकुलेट करो, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो 30 नवंबर। अब 30 नवंबर में 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड करो तो कितना दिन हो जाएगा, 31 का नहीं होता है, नवंबर मंथ 30 का होता है, तो 1 2 3 दिसंबर। तो देखो यहाँ पर आंसर आ गया 3 दिसंबर। अब नेक्स्ट पीरियड देखो, मैं आंसर मेरे पीछे छुपा दिया हूँ, आगे क्या लिखा है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ हुआ है 1 जनवरी 23 को, बराबर, पेबल 20 डेज। तो अब सुनो, यहाँ पे 20 डेज बोला है, मंथ नहीं बोला है। तो जब भी डेज बोलते हैं ना, तो पहले दिन को करो एक्सक्लूड, पहले दिन को एक्सक्लूड करो, 1 जनवरी को एक्सक्लूड कर दिया, ऐड करो 20 डेज, कितने हो जाएगा सर, वो आ जाएगा 21 डे, 21 जनवरी 23। अब उसके अंदर 3 दिन ऐड करो 21 में, तो कितना, 22, 23, 24, तो फाइनल आंसर 24 जनवरी। देखो समझ में आ रहा है। तो पहले दिन को किया आपने, क्या किया, एक्सक्लूड किया, फिर 20 डेज ऐड किया, फिर आपका समय तारीख आया 21
जनवरी 23, इसके अंदर आपने ऐड किया ग्रेस पीरियड, तो फाइनल डेट आया 24 मार्च 23। आगे बढ़ते, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ कब हुआ था, बोले 4 मई 23 को, और लिखा था पेएबल आफ्टर 100 डेज, पेएबल 100 आफ्टर 100 डेज। अब ये बड़ा मुश्किल है, पहला दिन आप एक्सक्लूड कर दो 4 क्या मई, अब मई के अंदर कितने दिन बच जाएंगे अगर 4 को एक्सक्लूड कर दोगे तो, बोले सर फाइनली बच जाएंगे 27, ठीक है। फिर आ जाओ जून में टोटल कितने दिन है 30, फिर आ जाओ जुलाई में कितने हैं 31, अब मारो टोटल कितनी हो गई, टोटल मारोगे तो पता चलेगा 88 हो गया, 88 में 12 डेज एडिशनली ऐड करो 100 दिन हो जाएंगे, तो अगस्त के 12। अब ये बच्चे यहाँ पे बोलते 12 अगस्त, गलत, यहाँ पर ये तो ड्यू डेट है, इसके अंदर 3 दिन ग्रेस पीरियड ऐड करो, तो फाइनल आंसर क्या है 15 अगस्त। अब 15 अगस्त क्या होता है, 15 अगस्त तो आपका नेशनल हॉलीडे है, तो इसलिए इन्होंने बोला अगर पब्लिक हॉलीडे है, नेशनल हॉलीडे है, तो एक दिन प्रायर वाला डेट यूर मैच्योरिटी डेट। लेकिन अगर कोई डेट जो आपका मैच्योरिटी डेट आ रहा है वो इमरजेंसी हॉलीडे डिक्लेयर होता है बाद में, समझ में आ रहा है, तो फिर सक्सीडिंग डेट लो, फिर आपको प्रायर डे नहीं लेना है, ठीक है। इफ़ द मैच्योरिटी डेट डिक्लेयर एज इमरजेंसी हॉलीडे, तो नेक्स्ट डे इज डीम टू बी मैच्योर, नेक्स्ट डे उसको डिम मैच्योर माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट गाइज, राइट। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों सुनो, पेएबल, ड्रॉ पेएबल एट साइट, तो बिल ऑफ एक्सचेंज में अगर ये मेंशन होगा तो आप कैसे करोगे, तो इधर लिखा था बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल एट साइट, तो बिल ऑफ एक्सचेंज जो था पेएबल ऑन डिमांड, अरे यार मैंने गलत बोल दिया क्या आपको, चलो देखते हैं। द बिल ऑफ एक्सचेंज मेंशन इट इज पेएबल ऑन डिमांड, पेएबल ऑन डिमांड मतलब एट साइट का मतलब क्या होता है, ऑन डिमांड ही होता है। विल बी मैच्योर ऑन 4 जनवरी, अगर वो प्रेजेंट हुआ है 1 जन, ट्रू एंड फॉल्स गाइस। पहली बात बताओ, अगर प्रेजेंट किया है 1 जन को तो 3 दिन ग्रेस के पीरियड के ऐड कर दो, तो फिर वो क्या बन जाएगा, 4 जनवरी को वो मैच्योरिटी डेट आएगा ना। बच्चों ने हाँ लिखा, एग्जामिनर ने किसी को मार्क ही नहीं दिया, क्या बोल के, बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, पेएबल ऑन डिमांड है, और ग्रेस पीरियड का कंसेप्ट डिमांड इंस्ट्रूमेंट को तो एप्लीकेबल ही नहीं है ना, डिमांड इंस्ट्रूमेंट को एप्लीकेबल ही नहीं है, ये तो सिर्फ टाइप इंस्ट्रूमेंट को एप्लीकेबल है। तो एट साइट, पेएबल ऑन डिमांड, ऑन प्रेजेंटमेंट, ये वर्ड दिख रहे तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, दिस इज नॉट अ टाइम इंस्ट्रूमेंट। तो पहला टेस्ट होना चाहिए टाइम इंस्ट्रूमेंट है डिमांड इंस्ट्रूमेंट है, अगर टाइम इंस्ट्रूमेंट है तो फिर ग्रेस पीरियड ऐड करो, सो not possible because it is demand instrument and the grace period concept is not applicable to demand instrument guys। चलो अब हम लोग आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्या सर, क्रॉसिंग ऑफ चेक को मैं कवर कर रहा हूँ, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट दैट इज क्रॉसिंग ऑफ चेक। अब ध्यान देना, क्रॉसिंग ऑफ चेक क्या बोलता है कि सर अगर मानो मैं किसी को चेक दे रहा हूँ, है ना, ए ने बी को चेक दिया, और वो चेक बियरर अगर होगा ना तो सामने वाला बैंक में जाएगा और बैंक उसको पेमेंट कर देगा। अब अगर बी का चेक स्टोलन कर लिया किसने, सी ने, वो बैंक में जाएगा और बैंक को प्रेजेंट करेगा, बैंक उसको पेमेंट कर देगा, समझ में आ रहा है। तो इट इज़ क्वाइट रिस्की। तो बोले क्या हम इसको बचा सकते हैं, बोले सेफगार्ड कर सकते हो, अगर आप चाहो तो चेक को क्या कर दो, क्रॉस कर दो। बोले क्रॉसिंग क्या होता है, बोले इट इज़ डायरेक्शन गिवन टू बैंक, क्या डायरेक्शन, नॉट टू पे चेक टू अ पर्सन एट अ काउंटर ऑफ बैंक, कि अगर कोई आ रहा है ना चेक दिखाने के लिए, उसको वहाँ पे पैसा में मत पे करना, पे ओनली प्रेजेंटेड थ्रू बैंक, उसको बोलना तेरे बैंक में डिपॉजिट कर फिर हम आपको पेमेंट करेंगे, इसको बोलते हैं क्रॉसिंग। तो इट इज इंस्ट्रक्शन डायरेक्शन गिवन टू द बैंक। क्रॉसिंग कैसे होती, आ जाते बात करते हैं। सबसे पहले आता है जनरल क्रॉसिंग। सर जनरल क्रॉसिंग कहाँ पे कर सकते हो, किधर भी करो, सिर्फ है ना ऐसा आड़ा टेढ़ा मत, पैरेलल लाइन करना। मालूम है पैरेलल अपने से बनती नहीं, फिर भी 2 क्रॉसिंग कहीं पे भी पेज पे कर सकते हो आप लोग, ठीक है। और चाहिए तो बीच में कुछ भी नाम लिख सकते हो, एंड कंपनी एंड ऑल, बराबर। तो 2 पैरेलल लाइन अगर आप डाल रहे हो, सो बैंकर शॉल नॉट पे ओवर अ काउंटर, रैदर इट पे थ्रू बैंक, सिंपल सा है। बाद में आता है तुम्हारा स्पेशल क्रॉसिंग। स्पेशल क्रॉसिंग क्या है कि अब बैंक से तो पे करना, लेकिन सामने वाले का खाता SBI में होना चाहिए। समझ में आ रहा है बच्चों, बोलो यस और नो। और इसके वाले केस में ध्यान देना, SBI को आप ऊपर भी लिख सकते हो, नीचे भी लिख सकते हो, एक लाइन के साथ में भी लिख सकते हो, बिना लाइन के भी आप SBI का नाम लिख दो। दिस इज कॉल्ड स्पेशल क्रॉसिंग। मतलब द नेम ऑफ कलेक्टिंग बैंक इज स्पेसिफाइड,
किस बैंक में पैसा देना है ना वो हमने मेंशन करके रखा हुआ है। ओनली दैट बैंक एंटाइटल टू रिसिप्ट ऑफ मनी, सिर्फ वही बैंक को पैसा देना, बाकी किसी को मत देना। क्वेश्चन ये आता है क्या हम 2 बैंक का नाम लिख सकते हैं? तो ड्रॉवर तू ऐसा नहीं कर सकता है। हाँ, बैंक चाहे एक बैंक दूसरे बैंक का नाम अपने नाम के नीचे लिख सकते हैं। मतलब हमने बनाया था चेक किसके नाम पे? SBI का, SBI नीचे ICICI को लिख सकती, मतलब ICICI तू मेरे बिहाफ में जाके पैसा वसूल करके लेकर आना, तो दैट इज ओके, ICICI एक्टिंग एज ए एजेंट। तो ड्रॉवर एक साथ में 2 बैंक का नाम नहीं लिख सकता एक के नीचे एक, लेकिन जो बैंक को आप दे रहे हो ना वो बैंक लिख सकती है। तीसरा केस बच्चों क्या है? अब आता है अकाउंट पे क्रॉसिंग। अकाउंट पे क्रॉसिंग क्या बोलता है कि अब सुनो, यहाँ पे नाम लिखा है SDB को पे करना और यहाँ पे लिख दिया अकाउंट पे। इसका मतलब क्या है? अब ये पैसा सिर्फ और सिर्फ SDB के अकाउंट में ही जाएगा। अगर SDB इस निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को किसी को आगे दे रहा है उनके अकाउंट में पैसा जाएगा नहीं। मतलब आपने स्पेसिफिकली ज़्यादा सेव कर दिया, समझ में आया? सो क्रेडिट अमाउंट ओनली टू द अकाउंट पे, रिस्ट्रिक्टिंग द फर्दर निगोशिएबिलिटी। आप फर्दर निगोशिएशन को रोक रहे हो, ठीक है? अब हम तो पढ़ते कि निगोशिएशन रोक नहीं सकते, है ना? तो इसलिए सुनना, एज अकॉर्डिंग टू RBI के हिसाब से अकाउंट पे चेक कि फर्दर निगोशिएशन नहीं हो सकता है, बट निगोशिएशन एक्ट के हिसाब से अकाउंट पे चेक का फर्दर निगोशिएशन हो सकता है। आई एम टेलिंग यू समथिंग विच इज नॉट नोन टू मार्केट। समझ में आ रहा है? सिर्फ इसमें एक कंडीशन है, क्या? जो बैंक पैसा कलेक्ट कर रही ना, कलेक्टिंग बैंक तेरी जिम्मेदारी है। क्या जिम्मेदारी है? मानो चेक सतीश सर ने SRK को दिया, फिर वो सलमान खान को गया, फिर वो रितेश देशमुख को गया, फिर वो जेनी को दिया, और जेनी जाके ICICI बैंक से पैसा वसूल कर रही, तो उसकी बैंक को बोलते हैं कलेक्टिंग बैंक। किसके बैंक से पैसा वसूल कर रही है? यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, सतीश सर की, उसको बोलते हैं पेइंग बैंक। तो कलेक्टिंग बैंक तेरी जिम्मेदारी है कि तू देखना इसमें से किसी ने सिग्नेचर जो है ना वो फॉर्ज नहीं की है। समझ में आ रहा है? सो यू मस्ट इंश्योर दैट द इंडोर्समेंट इन फेवर ऑफ अकाउंट होल्डर, मतलब जेनी के फेवर में जो इंडोर्समेंट हुआ है ना, इट इज़ नॉट बाय फॉर्जरी से नहीं। अब ये दिमाग को बहुत बड़ा तान था। अब ये एक बैंक कैसे पता करेगी कि SRK की साइन डुप्लीकेट है कि नहीं है, सलमान खान की साइन डुप्लीकेट है कि नहीं है, RD की साइन डुप्लीकेट है कि नहीं है? तो इसलिए हमने दिमाग में सिर्फ इतना ही रखा कि अकाउंट पे चेक फर्दर निगोशिएशन नहीं हो सकता है। ऐसा किसने बोला है? RBI ने बोला है, बट निगोशिएशन एक्ट बोलता है ये भी निगोशिएट हो सकता है। अब तीसरा आता है सर नॉट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब नॉट निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट हमको लगता है ये निगोशिएट नहीं हो सकता। अरे ये निगोशिएट हो सकता है, लेकिन ये बुरा टाइटल को अच्छा टाइटल नहीं बना सकता है। मतलब निगोशिएट होगा बट इट कैन नॉट निगोशिएट द बैड टाइटल इनटू गुड टाइटल। मतलब क्या? हमने पढ़ा था ना दैट होल्डर इन ड्यू कोर्स गेट अ गुड टाइटल इवन द ट्रांसफरर टाइटल इज बैड डिफेक्टिव। बोले नॉट निगोशिएबल में ऐसा नहीं होता है। अगर किसी इंस्ट्रूमेंट पे नॉट निगोशिएबल लिखा है, इट कैन फर्दर बी निगोशिएट बट द ट्रांसफरी विल नॉट गेट बेटर टाइटल देन ट्रांसफरर। मतलब होल्डर का टाइटल अगर डिफेक्टिव है तो होल्डर इन ड्यू कोर्स तेरा भी टाइटल डिफेक्टिव माना जाएगा, तेरा टाइटल क्या नहीं माना जाएगा? वैलिड नहीं माना जाएगा, अगर इंस्ट्रूमेंट पे नॉट निगोशिएबल लिखा है तो। आई होप यू अंडरस्टैंड गाइज, राइट? तो अब क्वेश्चन आता है सर कलेक्टिंग बैंक जो होती है ना, कलेक्टिंग बैंक को हम लोग कब प्रोटेक्ट करेंगे? जब उसने गुड फेथ में काम किया है विदाउट निग्लिजेंस। मतलब तू सिर्फ ये देख लेना कि जो लास्ट इंडोर्समेंट हुआ है ना इन द नेम ऑफ तेरे कस्टमर वो वैलिड है और तू अपने गुड फेथ में काम कर रहा है, तेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है। प्रोटेक्टिंग पेइंग बैंक तू लायबल रहेगी कब? अगर तेरा जो ड्रॉवर है मतलब सतीश भाई थी, इसका सिग्नेचर अगर फॉर्ज हुआ है ना, देन यू आर लायबल। फिर तेरे को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा क्योंकि ये तेरी जिम्मेदारी थी। तूने चेक करना चाहिए था पेमेंट देने के पहले, क्या मेरे ड्रॉवर की सिग्नेचर फॉर्ज तो नहीं है ना? और नेक्स्ट बात क्या बोला है? हाँ, अगर इनकी सिग्नेचर फॉर्ज है, SRK, शाहरुख खान, RD, देन पेइंग बैंक यू आर नॉट लायबल। तो इधर लिखा भी है देखो, पेइंग बैंक प्रोटेक्टेड इवन इफ द सिग्नेचर ऑफ इंडोर्समेंट टर्न आउट टू बी डिफेक्टिव। इंडोर्समेंट वाले जो लोग थे ना, इनकी सिग्नेचर अगर डिफेक्टिव होगी ना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर तेरे खुद के अकाउंट होल्डर का सिग्नेचर डिफेक्टिव है फिर तू लायबल है। सेकंड चीज, प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। अगर बियरर चेक है तो जो आदमी आया ओवर काउंटर उसको पे करो, ऑर्डर चेक है तो जो इंडोर्सी है उसको पे करो, है ना? तीसरा, फर्क नहीं पड़ता भले उनका सिग्नेचर फॉर्ज होगा। क्रॉस चेक है तो बैंक के थ्रू पेमेंट करो, ओपन चेक है तो कैश में पे करो। समझ में आ रहा है टाइप्स ऑफ चेक के बारे में? सो हियर वी आर डन विथ व्हाट गाइस? हियर वी आर डन विथ द कंसेप्ट कॉल्ड
क्रॉसिंग ऑफ चेक, ठीक है, यस। आगे बढ़ते बच्चों हम लोग अब आते हैं टॉपिक पे। पहले है ना कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आप लोगों को करा के देता हूँ। अब हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों निगोशिएशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान देना। हम लोग पढ़कर आए कि सर जो बियरर चेक होता है ना, बियरर चेक वो कैसे सामने वाले को दिया जाता है, बाय मियर डिलीवरी आप उसको दे सकते हो। मियर डिलीवरी आपको मतलब एग्जांपल के लिए ए ने चेक दिया, साइन ए का था बराबर, लेकिन नाम किसी का भी नहीं लिखा था, तो ये क्या था, नाम किसी का भी नहीं लिखा था। आगे ये चेक किसको दिया, सी को दिया। आगे ये चेक किसको दिया, डी को दिया। डी ने सुनो, हाँ सॉरी, ए ने चेक बी को दिया, ऑर्डर था। बी ने आगे इंडोर्स किया, किसको दिया, सी को दिया। सी ने आगे डी को दिया, डी ने आगे ई को दिया। और ये चेक जो था कैसा था बच्चों, ब्लैंक चेक था। तो ये चेक कौन सा बन गया, बियरर। और ये आगे जाते रहा, लास्ट में सब दूर देखो साइन किसका है, ए का ही है। और लास्ट में ई ने खुद का नाम लिख दिया, अपना नाम फिल कर दिया। तो ये जब चेक ए से आगे जा रहा था तो क्या कहीं पे भी इनको इंडोर्समेंट करना पड़ा, खुद का नाम लिखना पड़ा? आंसर इज नो, दिस इज ट्रांसफर बाय मियर डिलीवरी। तो इसको बोलते हैं निगोशिएट कैसा होता है, एक बियरर इंस्ट्रूमेंट बाय डिलीवरी। लेकिन अगर आपका ऑर्डर इंस्ट्रूमेंट था तो उसको अगर आपको आगे निगोशिएट करना है, ट्रांसफर करना है, तो उसके लिए दो चीज़ें होती, इंडोर्समेंट प्लस डिलीवरी। यहाँ पर एक एग्जाम का क्वेश्चन आया था, सुनना क्या हुआ था। देयर इज अ मिस्टर ए ने चेक इंडोर्स किया इन फेवर ऑफ बी के नाम में, और उसको रख दिया कहाँ पे, अपने ड्रॉवर में रख दिया, उस चेक को अपने ड्रॉवर में। अब सीन क्या होता है, उसके बाद में नेक्स्ट डे ए का हो गया डेथ। अब बी आया और बी ए को लीगल हायर को बोलता है, सुन, आस्किंग फॉर द डिलीवरी ऑफ द निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट विच इज इंडोर्स इन हिज फेवर बिफोर डेथ। बोले मरने के पहले उसने मेरे नाम में लिख दिया था, एक बार ड्रॉवर चेक कर, ड्रॉवर देख लिया, क्या उसका लीगल हायर इस चेक को आगे इफेक्ट दे सकता है? आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि जो ए था ना, इसने खुद ने इंडोर्समेंट भी करना चाहिए और डिलीवरी भी करना चाहिए। इसने इंडोर्समेंट तो कर दिया लेकिन डिलीवरी नहीं किया, तो क्या वो वैलिड माना जाएगा? वो वैलिड नहीं माना जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, राइट? सो रीजन क्या था, बोले इंडोर्स तो कर दिया लेकिन डिलीवरी नहीं की। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। अब बियरर चेक, अब ब्लैंक चेक, या बोला है पे टू एसडीबी और बियरर, तो ये बियरर चेक के निशान है। ओरिजिनली चेक बियरर हो सकता है क्या? प्रॉमिसरी नोट्स ओरिजिनली बियरर नहीं हो सकती है, लेकिन आप उसको इंडोर्समेंट के थ्रू क्या कर सकते हो, बियरर में कन्वर्ट करा सकते हो। समझ में आ रहा है? प्रॉमिसरी नोट टू पे टू बाबू भाई और हिज ऑर्डर, और बाद में उसने इंडोर्स कर दिया, सामने इंडोर्सी का नाम ही नहीं लिखा, तो एक प्रॉमिसरी नोट्स तो बियरर हो नहीं सकता है, लेकिन हम उसको बियरर में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम लोग डिलीवरी कैसी होती है? दो तरीके की होती है, एक होती है आपकी एक्चुअल डिलीवरी और एक होती है बच्चों आपकी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। एक्चुअल डिलीवरी मतलब क्या, कि भाई जो इंस्ट्रूमेंट है वो सामने वाले के हाथ में फिजिकली आपने ले जाके देना, इसको बोलते हैं एक्चुअल डिलीवरी। कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी मतलब आपने इंडोर्सी को नहीं दिया, आप उसके एजेंट को दे रहे हो, उसके क्लर्क को दे रहे हो, उसके सर्वेंट को दे रहे हो, उसके बिहाफ में, तो ऐसा माना जाएगा जैसे कि आपने इंडोर्सी को दे दिया। तो दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी। नेक्स्ट, अगर इंडोर्सर इंडोर्स कर देता है इंडोर्सी को और एज अ एजेंट बोलकर होल्ड कर रहा है ना ऑन बिहाफ ऑफ इंडोर्सी, तो उसको भी कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी ही बोलते हैं। काइंड ऑफ इंडोर्समेंट काफ़ी इजी टॉपिक है, बहुत ईजी है ना। काइंड ऑफ इंडोर्समेंट क्या है? एक तो होता है ब्लैंक इंडोर्समेंट, मतलब आप चेक को क्या बना रहे हो, बियरर बना दे रहे हो। सो ए ने क्या किया, उसके नाम पे था प्रॉमिसरी नोट्स, उसने आगे ब्लैंक सामने वाले का नाम लिखा ही नहीं और नीचे खुद का साइन करके डिलीवर कर दिया, ये हो गया इंडोर्समेंट ब्लैंक, इंडोर्समेंट इन ब्लैंक। सो इंडोर्सर साइन निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बट द नेम ऑफ इंडोर्सी इज नॉट स्पेसिफाइड, तो ऐसे इंडोर्समेंट को क्या बोलते हैं? ब्लैंक इंडोर्समेंट, और ये बना देता है इसको बियरर। आगे आता है इंडोर्समेंट इन फुल एंड द स्पेशल इंडोर्समेंट, मतलब ए ने आगे पे टू बी और हिज ऑर्डर ऐसा लिखा और नीचे खुद का साइन कर दिया, ये हो गया कि भाई आपने बी को दिया ना। सो वेयर द नेम ऑफ इंडोर्सी इज मेंशन, बराबर, एंड साथ ही साथ में साइन भी किसने किया है? इंडोर्सर ने, इसको बोलेंगे स्पेशल इंडोर्समेंट। तीसरा आता है बच्चों
रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट। रिस्ट्रिक्टिव इंडोर्समेंट मतलब क्या कि देखना, कभी भी कोई ओरिजिनली निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट रिस्ट्रिक्टिव नहीं हो सकता है, लेकिन इंडोर्समेंट के थ्रू आप उसको रिस्ट्रिक्टिव बना सकते हो। मतलब क्या, अगर कुछ इवेंट हुआ तो ही मैं आपको पेमेंट करूँगा। जैसे हमने पढ़ा था कि इट शुड बी अनकंडीशनल, डेथ वाला इवेंट फिक्स है तो वो लगा सकते हो। लेकिन यहाँ पे क्या किया, ए ने बी को दिया इंस्ट्रूमेंट, तो ये रिस्ट्रिक्टिव नहीं हो सकता है। लेकिन आगे बी ने जब सी को इंडोर्स किया तो वो रिस्ट्रिक्टिव हो सकता है। जैसे आप वहाँ पे लगा दो कि आई विल नॉट पे अनलेस आई गॉट मैरी विथ सी, तो वो वैलिड माना जाता है। आगे बढ़ते बच्चों, अब एक आता है पार्शियल इंडोर्समेंट। इंडिया में पार्शियल इंडोर्समेंट वैलिड नहीं है। मानो ए को चेक मिला है बी से, कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का, और वो बोलता है मैं आगे सी को ट्रांसफर करता हूँ फॉर 40,000, वैलिड है? बिल्कुल भी नहीं है। फाड़ के देता है, वैलिड है? बिल्कुल भी नहीं है। इसकी एक एक्सेप्शन है, क्या, ए से आपको लेना था 1 लाख रुपए बी को, लेकिन ए ने 40,000 रुपये पे कर दिए। ये अब कितना लाइबिलिटी है बी का, 60,000 का लाइबिलिटी है। तो अगर आप रिड्यूस मतलब रिमेनिंग बैलेंस के लिए अगर आप सी को देते हो तो फिर वो वैलिड है, प्रोवाइडेड उसको बताना पड़ेगा कि 60,000 ऑलरेडी पेड है, तो फिर वो वैलिड माना जाता है। ठीक है। अब लास्ट में आता है एक कंडीशनल क्वालिफाइड इंडोर्समेंट। सर ये क्या होता है कंडीशनल और क्वालिफाइड इंडोर्समेंट? बड़ा सिंपल सा बात है, इधर 4 बातें आती। एक आता है सेंस रिकोर्स, एक होता है कॉन्टीजेंट अपॉन द इवेंट, एक होता है फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट, और एक होता है सैन फेरिस। क्या होता है सेंस रिकोर्स? सेंस रिकोर्स मतलब क्या, ए ने आगे बी को दिया, बी ने आगे सी को दिया, सी ने डी को दिया, डी ने ई को दिया, और सी ने लिख दिया सेंस रिकोर्स। इसका मतलब कि आप इंडोर्सर करो, लेकिन इंडोर्स करो चेक को, लेकिन कल जाके चेक बाउंस हुआ, आई एम नॉट लायबल, आई एम नॉट लायबल। कभी भी ध्यान देना, जो आपके आगे की पार्टी होती है ना, इनके लिए आप लायबल होते हो पैसे देने के लिए। अब आपको डी को पैसा देना बाकी था, इसलिए तो आपने उसको निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया ना। डी ने ई को पैसा देना बाकी था, इसलिए उसने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया। लेकिन पिछले वाले पार्टी के पास आपके पास अधिकार होता है कि भाई मेरे को पैसा नहीं मिला ए से, बी मैं तेरे ऊपर एक्शन लूंगा। समझ में आ रहा है? लेकिन अगर आपने सेंस रिकोर्स लिखा, मतलब जो आपकी आगे वाली पार्टी ना, वो आपके ऊपर एक्शन ले नहीं सकती। सो हियर endorsement with a condition that endorser is not liable for to any endorsee or holder of negotiable instrument in case of dishonor. नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो साइंस का मतलब होता है विदाउट, और रिकॉर्स का मतलब हेल्प, विदाउट हेल्प। समझ में आ रहा है? कॉन्टीजेंट इंडोर्समेंट में तुम कंडीशन लगा सकते हो कि भाई मेरा शादी किसी के साथ में हुआ तो ही मैं आपको पेमेंट करूंगा। इंडोर्सर लाइबिलिटी डिपेंड अपॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, बराबर, नीड नॉट टू बी ऐसा इवेंट कि वो होना बाउंड नेसेसरी है। इंडोर्समेंट के समय में आप ऐसा भी इवेंट लगा सकते हो जो बाउंड टू हैपन जरूरी नहीं होता है। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात होती है, आगे बढ़ेंगे हम लोग। एक होता है फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट। अब देखो क्या होता है ना, ए ने क्या किया, ए ने चेक का पेमेंट नहीं किया, तो बोले सी आपको अगेंस्ट प्रायर पार्टी के अगेंस्ट में एक्शन लेना है, तो आपको नोटिस ऑफ डिसऑनर देना पड़ता है कि पहले आप उनको नोटिस दो कि देख उसका चेक, उसने पैसा नहीं दिया, मैं तेरे ऊपर एक्शन ले सकता हूँ, तो ही आप एक्शन ले सकते हो। अगर आपने नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं दिया, यू कैन नॉट टेक एक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पार्टी। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट में क्या हो रहा है, जो इंडोर्सर है वो अपने राइट को गिव अप कर रहा है नोटिस ऑफ डिसऑनर को। बोले मेरे को नहीं चाहिए नोटिस ऑफ डिसऑनर, तो भी तू मेरे ऊपर एक्शन ले सकता है। और लास्ट आता है सेंस फेरिस। सेंस फेरिस मतलब क्या, सुनो, अगर ए ने चेक बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने ए के पास ले गया लेकिन ए ने पेमेंट नहीं किया, अब सी केस फाइल करेगा ए के अगेंस्ट में। अब 1 लाख रुपए जो ओरिजिनल अमाउंट वो तो रिकवर करेगा, प्लस कॉस्ट ऑफ सूट भी तो लगेगा ना, खर्चा पानी कोर्ट कचहरी का। तो बोलिए बी ने अगर यहाँ पे लिख दिया सेंस फेरिस, मतलब भाई साहब मैं आपको 1 लाख रुपए तो दूंगा, बट ये कॉस्ट ऑफ सूट मैं आपको नहीं पे करने वाला हूँ, इसको बोलते हैं सेंस फेरिस। आई होप गाइज यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट। साथ ही साथ में आप लोग क्या करना, अपने बुक के अंदर भी पढ़ते रहना, एक एक टॉपिक होने के बावजूद। आगे बढ़ो बच्चों, अब हम लोग पढ़ेंगे कंसेप्ट कॉल्ड निगोशिएशन बैक। इंस्ट्रूमेंट घूम फिर कर हमारे पास ही आ जाता है। तो पहला चीज, ए ने किसको दिया इंस्ट्रूमेंट, बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, ई ने एफ को, और एफ ने आगे किसको दे दिया, सी को। अब अपन क्या करेंगे, सी गया पैसा लेने के लिए ए के पास, ए ने पैसा नहीं दिया, सी बोलता मैं एक्शन लूंगा एफ पे, एफ बोलता मैं एक्शन लूंगा ई पे, ई बोलता मैं एक्शन लूंगा डी पे, और डी एक्शन लेगा सी पर। क्या ही उल्टा बना है ना। तो टू प्रिवेंट द सर्किटी ऑफ एक्शन, कि भाई घूम फिर के तुम्हारे ऊपर ही आता है ना, तो बेटर है कि ये जो डी सी ई लोग है ना,
इनको हम लोग डिस्चार्ज करेंगे, तो DEF गॉट डिस्चार्ज, वो लोग लाइबल नहीं रहेंगे। बाकी हाँ, B लाइबल है और A लाइबल रहेगा। सो इंडोर्सर निगोशिएट द इंस्ट्रूमेंट एंड बिकम अ होल्डर सब्सिक्वेंटली ऑफ सेम निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो इसको बोलते हैं निगोशिएशन बैक टू इंडोर्सर। इसका इफेक्ट क्या होता है, जो भी इंटरमीडिएटरी पार्टीज है ना इंडोर्सी, वो क्या हो जाएगी, नॉट लाइबल टू हिम, उसको पे करने के लिए लाइबल नहीं, वो डिस्चार्ज हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो इस केस में क्या हुआ था, ए ने दिया आगे बी को, बी ने दिया सी को, सी ने दिया डी को, डी ने दिया ई को, ई ने दिया एफ को, फिर से सी के पास आया, लेकिन सी ने लिखा था सेंस रिकोर्स। सेंस रिकोर्स मतलब आई एम नॉट लाइबल टू सब्सिक्वेंट पार्टी, समझ में आ रहा है। तो ए गया, ए जाएगा एफ पे, एफ कवर करेगा ई से, ई रिकवर करेगा डी से, डी डोंट हैव राइट टू रिकवर फ्रॉम बी सी, डी को किसके पास जाना पड़ेगा, बी के पास। इसलिए बोलते हैं सेंस रिकोर्स के केस में जो इंटरमीडिएटरी पार्टीज होती है ना, ये डिस्चार्ज नहीं होती हैं, DEF is not discharged. So endorser exclude his liability by sense recourse. Afterward become the holder of negotiable instrument. In this case, all intermediate parties liable to him. I hope you understand. अब आ जाते हैं बच्चों डिस्चार्ज ऑफ निगोशिएबल। वी आर ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर, ठीक है। इसके बाद में आपका चैप्टर हार्डली 15 मिनट के अंदर पूरा का पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, कंप्लीट हो जाएगा। एंड इट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट टॉपिक, जिसको मैं अगर सिर्फ मीनिंग बताते चलता था ना तो इतना डिफिकल्ट नहीं था, बहुत जल्दी हो जाता था, लेकिन हम लोग तो सारे एक एक एग्जाम्पल कवर कर रहे हैं ना, इसलिए टाइम लग रहा है। अब हम लोग बात करेंगे सबसे आगे किसके बारे में, डिस्चार्ज ऑफ क्या इंडोर्सर लाइबिलिटी। डिस्चार्ज ऑफ इंडोर्सर लाइबिलिटी कैसे पॉसिबल है, सुनो। अगर ए ने चेक दिया है आगे बी को, बी ने दिया है सी को, सी ने दिया है डी को, डी ने दिया है ई को। अब इसमें क्या हो गया, जो ई है इसने कैंसिल कर दिया इंडोर्समेंट ऑफ सी और कैंसिल कर दिया इंडोर्समेंट ऑफ बी। ऑन मैच्योरिटी डे ए ने भी पैसा देने से रिफ्यूज़ कर दिया, ए ने पैसा देने से रिफ्यूज़ कर दिया। अब ई किसके पास गया, ए रिफ्यूज़, ई वेंट टू डी। अब ई गया डी के पास, बोले भाई तू पैसा दे दे, ए तो पैसा नहीं दे रहा है, तो ऐसे केस में डी भी बोल देगा मैं भी रिफ्यूज़ करता हूँ, मैं भी रिफ्यूज़ करता हूँ। क्यों, क्योंकि मैं तो तुझे पैसा दे दूंगा, लेकिन जब मैं पीछे पैसा लेने जाऊंगा तो ये लोग मेरे को पैसा नहीं देंगे। क्यों, बिकॉज तूने मेरे कंसेंट के बिना इनकी इंडोर्समेंट को कर दिया है कैंसिल, और जैसे ही तू किसी की इंडोर्समेंट को कैंसिल कर देता है विदाउट माय कंसेंट, वो पार्टी हो जाती है क्या, डिस्चार्ज, वो पार्टी फ्री हो जाती है। समझ में आया। सो देयरफॉर क्या बोला है, इफ द होल्डर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कंडीशन 1 विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडोर्सर, उसके प्रीवियस वाले। कंडीशन 2 डिस्ट्रॉय द इंडोर्सर राइट एंड द रेमेडी अगेंस्ट द प्रायर पार्टी, कि भाई तू उसका अधिकार खत्म कर दिया सी और बी के अगेंस्ट में, देन जो इंडोर्सर जो होता है वो डिस्चार्ज हो जाता है फ्रॉम हिज लाइबिलिटी टूवर्ड द इंडोर्सी, इंडोर्सी के प्रति इंडोर्सर भी लाइबल नहीं होता है। आगे बढ़ते बच्चों नेक्स्ट टॉपिक, इंस्ट्रूमेंट एक्वायर आफ्टर डिसऑनर आफ्टर मैच्योरिटी, पॉसिबल है, बोले पॉसिबल है, लेकिन इसका कंडीशन एग्जाम्पल समझो। ए ने क्या किया, प्रॉमिस पे किया बी को, बी ने प्रॉमिसरी नोट दिया और साथ में साथ कोलैटरल सिक्योरिटी दी, कुछ सिक्योरिटी दी। अब बी ऑन मैच्योरिटी डेट बी फेल टू पे द मनी प्रॉमिस अमाउंट, तो ऐसे केस में ए ने क्या कर दिया, जो कोलैटरल सिक्योरिटी उसके पास पड़ी हुई थी ना, उस कोलैटरल सिक्योरिटी को कर दिया सेल कर दिया। अब वहां से कुछ पैसा रिकवर आया बराबर, और क्या डिसऑनर के बाद में ये इंस्ट्रूमेंट आगे निगोशिएट हो सकता है, जब तक पेमेंट नहीं मिलता है तब तक निगोशिएट हो सकता है। अब सी ये निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट लेकर किसके पास चले गया, बी के पास, तो बोले सी के पास क्या अधिकार है, बोले सी के पास सिर्फ उतना अधिकार है जितना बोले ए के पास था। सी एंटाइटल ओनली टू द एक्सटेंट दैट ए राइट अगेंस्ट बी। इसका मतलब क्या है, सुनो, ये मैंने केस बनाया कि मानो ए ने तो इंस्ट्रूमेंट सेल कर दिया, ए ने 1 लाख रुपए लेने थे बी से, कोलैटरल सिक्योरिटी सेल कर दिया और उससे 80,000 रुपये वसूल किए, से फॉर एग्जाम्पल। अब अगर ए ने वो पैसा 80,000 खुद के पास ही रोक के रखा, सेल प्रोसीड ऑफ कोलैटरल सिक्योरिटी उसने खुद, ए ने रिटेन किया खुद के पास, तो सी तू सिर्फ कितना 20,000 रुपये वसूल कर सकता है। क्यों, क्योंकि 80,000 तो ऑलरेडी वसूल कर लिया है ए ने, तो ए के पास सी अधिकार 20 का था, तो तेरे पास अधिकार 1 लाख का इंस्ट्रूमेंट होने के बावजूद भी 20 के ऊपर का नहीं रहेगा। आगे बढ़ते हैं, यहां पे क्या बोला, सिचुएशन नंबर 2, ए डज नॉट रिटेन, ए ने क्या किया, सेल प्रोसीड से 80,000 आया, जाके बी को दे दिया, ले भाई, तो इंस्टेड ही गिव अप टू बी को दे दिया, तो ऐसे वाले केस में सी यू कैन रिकवर एंटायर 1 लाख रुपीज। समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर
इन शॉर्ट बोलना क्या चाहते हो सर, अगर कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैन बी ट्रांसफर इवन आफ्टर डिसऑनर और मैच्योरिटी, लेकिन उसकी कंडीशन है क्या, बट द ट्रांसफरी विल नॉट ऑब्टेन द राइट मोर देन द ट्रांसफरर, जितना ट्रांसफरर के पास राइट है उससे ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा अगेंस्ट एनी अदर पार्टी। आगे बढ़ते बच्चों, अब हम लोग पढ़ रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। डिस्चार्ज ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है कि भाई साहब पूरा निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ही खत्म हो गया, मतलब पेमेंट मेड बाय द पार्टी प्राइमरली लायबल। इसका एग्जांपल देखो, ए ने चेक दिया बी को, बी ने दिया सी को, सी ने दिया डी को, और डी गया ए के पास पैसा लेकर और पैसा ले लिया, बिल ऑफ एक्सचेंज का बोलो, प्रॉमिसरी नोट्स का ले लो। जैसे ए ने पैसा कर दिया, किसको, डी को दे दिया, खत्म ना, कोई ये इंस्ट्रूमेंट ही खत्म हो गया, तो ये हो गया। तो बोलते सुनो, प्रॉमिसरी नोट्स में मेकर ने पैसा दे दिया, खत्म, पूरा इंस्ट्रूमेंट खत्म। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रॉई ने पैसा दे दिया, है ना, शामू ने पैसा दे दिया, विषय खत्म। चेक में बैंक ने पैसा दे दिया, विषय खत्म। दूसरा बात, कैंसलेशन ऑफ पार्टी प्राइमरली लायबल। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, चेक जो था ए से गया किसको, बी को, बी से गया सी को, सी से गया डी को। अब डी को बोला कि जा तू लेकर आ पैसा ए से। जब वो ए के पास पैसा लेने पहुंचा रहे, इसको मालूम पड़ा, बोले मेरे को सामने वाले को 1 लाख रुपए देना है। समझ में आ रहा है, मतलब वो निकल गया कौन, क्रेडिटर। मैं गया, अरे मेरे को पैसा दो, अरे मेरे को तुमको देना है। एक काम करता, मैं आपका नाम ही कैंसिल कर देता। जैसे आपने ए का नाम कैंसिल कर दिया, अब डी तू सी के ऊपर एक्शन नहीं ले सकता, सी बी के नहीं और बी ए के नहीं, मतलब पूरा का पूरा इंस्ट्रूमेंट पार्टी प्राइमरी लायबल का नाम आपने कैंसिल कर दिया। तीसरा क्या है, रिलीज ऑफ पार्टी प्राइमरी लायबल। अब इस दोनों में फ़र्क क्या है, सुनो, यहाँ पर ए ने और डी ने ये सेम कंडीशन अलग से कॉन्ट्रैक्ट किया, और जहाँ पर डी फ्री कर रहा है किसको, ए को, तो होल्डर रिलीज द पार्टी प्राइमरली लायबल, तो ऑल इंटरमीडिएटरी पार्टी ऑटोमेटिकली गेट डिस्चार्ज। समझ में आ रहा है। तो सर कैंसलेशन में क्या होता है, आप निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट से पार्टी प्राइमरी का नाम कैंसिल करते हो, और रिलीज में क्या होता है, आप अलग से कॉन्ट्रैक्ट करके उसको फ्री करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निगोशिएशन बैक हो गया और पार्टी प्राइमरली लाइव, मतलब चेक गया ए से बी को, बी से सी को, सी से डी को, और डी से आ गया ए के पास ही, तो निगोशिएशन बैक ए के पास ही हो गया, तो सारे लोग डिस्चार्ज हो जाएंगे। और मटेरियल अल्टरेशन कर दी, जिससे कैरेक्टर चेंज हो जाता है या राइट लाइबिलिटी खत्म हो जाती है। वो मैंने आपको चेक दिया था कितना, 80,000, 8,000 का, और लिखा था 8,000 ओनली। आपने क्या कर दिया, लास्ट में लिख दिया, 1 0 बढ़ा दिया आपने, और यहाँ पे y लिख दिया, 80,000 हो गया। दिस इज मटेरियल अल्टरेशन। समझ में आ रहा है, यस और नो। सो विदाउट कंसेंट किया है, ऑपरेशन ऑफ लॉ, लिमिटेशन एक्ट से बार बाय लिमिटेशन एक्ट, यू कैन नॉट रिकवर। तो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज। इफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज हो जाता है तो रिजल्ट क्या होता है, सारी पार्टी डिस्चार्ज हो जाती है, सारी पार्टी। क्या आपको कंसेप्ट समझ में आया। सो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट कैसे डिस्चार्ज हो सकता है, पार्टी प्राइमरी लायबल जो है उसने पेमेंट कर दिया, या फिर उसका नाम कैंसिल कर दिया, या फिर उसको रिलीज कर दिया, या फिर उसी को निगोशिएशन बैक हो गया, या मटेरियल अल्टरेशन हो जाता है, ऑपरेशन ऑफ लॉस है। इन सारे केस में निगोशिएशन इंस्ट्रूमेंट क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। अब नेक्स्ट बात कर रहे हैं, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिस्चार्ज नहीं हुआ, कुछ पार्टी डिस्चार्ज हो गई। कब, पेमेंट मेड बाय एनी पार्टी ऑल सब्सिक्वेंट पार्टी गॉट डिस्चार्ज। मतलब क्या, सुनो, ए ने निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया था किसको, बी को, बी ने सी को, सी ने डी को, डी ने ई को, ई ने आगे एफ को, ऐसे। अब ई गया पेमेंट लेने के लिए ए के पास, ए ने कर दिया मना, फिर डी के पास गया, फिर सी के पास गया, तो सी ने कर दिया पे। जैसे ही सी ने पे कर दिया, इसके बाद में क्या हो जाएगा, डी और ई आप हो गए डिस्चार्ज, आप हो गए डिस्चार्ज। समझ में आ रहा है। तो बोलने का मतलब, अगर किसी भी एक पार्टी ने पेमेंट कर दिया तो सब्सिक्वेंट पार्टी हो जाती है डिस्चार्ज, लेकिन ए बी आप अभी तक डिस्चार्ज नहीं हुए। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्या है, कैंसलेशन। अगर मानो सेम वाला बात, ए बी सी डी, ये डी ने क्या किया, बी का नाम कैंसिल कर दिया, इंडोर्समेंट कैंसिल कर दिया, तो सी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा ना। सो द होल्डर कैंसल द नेम ऑफ एनी पार्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडोर्सर, सब्सिक्वेंट पार्टी डिस्चार्ज। या फिर होल्डर क्या करता है, रिलीज करता है एनी पार्टी विदाउट द कंसेंट ऑफ इंडोर्सर, ऑल सब्सिक्वेंट पार्टी गॉट डिस्चार्ज। या फिर निगोशिएशन बैक हो जाता है बराबर किसी भी एक पार्टी को, उसके बाद वाली सब्सिक्वेंट पार्टी क्या हो जाएगी, डिस्चार्ज। ये सारे पॉइंट हम लोग पढ़ कर आए।
अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या सुनो, अलाउिंग ड्रॉई मोर देन 48 आवर्स विदाउट कंसेंट ऑफ, मतलब देखो ए ने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया बी के पास, आगे सी को गया, डी को गया, ई को गया, एफ को गया, एफ गया पेमेंट लेने की बी के पास एक्सेप्ट कराने के लिए। अब बी जो है एक तो उसको 48 आवर्स में एक्सेप्ट कर लिया तो वैलिड, बी ने 48 आवर्स से ज़्यादा समय मांगा तो पहली बात हमने उसको 48 आवर्स दिया ही नहीं, तो नहीं दिया तो डिसऑनर बिकॉज ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। लेकिन मानो मैंने उसको 48 आवर्स अलाउ किया, 48 आवर्स अलाउ किया तो विद द कंसेंट ऑफ ऑल द प्रीवियस पार्टी, होल्डर में टेक कंसेंट ऑफ ऑल द प्रीवियस पार्टी कि देखो उसको 48 आवर्स से ज़्यादा दूँ क्या, वैसे लॉ बोलता है 48 आवर्स से ज़्यादा समय मत दो एक्सेप्टेंस के लिए, लेकिन आप पुराने पार्टी को पूछो और जिसमें से पुराने पार्टी में से अगर किसी पार्टी ने कंसेंट नहीं दिया, अ पार्टी विच इज़ नॉट कंसेंटेड, वो पार्टी हो जाएगी डिस्चार्ज। समझ में आया? तो ऐसे केस में मानो सी ने कंसेंट नहीं दिया तो सी हो जाती है डिस्चार्ज। आगे बढ़ते सेम, अब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस आ रहा है। अगर मानो जो पार्टी बी है ना वो दे रहा है क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, तो अगर क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस है तो आपको पुराने पार्टी की परमिशन लेनी पड़ेगी, प्रीवियस पार्टी की, और जिस पार्टी ने कंसेंट नहीं दी, नॉट कंसेंटेड, वो पार्टी हो जाएगी डिस्चार्ज। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस क्या हो सकता है सर? मतलब हैपनिंग ऑफ इवेंट का क्वालिफिकेशन लगा सकते हो, प्लेस फिक्स नहीं था, आप बोल रहे हो मैं इसी पर्टिकुलर प्लेस पर पेमेंट करूंगा, प्लेस फिक्स था, आप बोलते मैं उस प्लेस पे नहीं करूंगा, दूसरे प्लेस पे पेमेंट करूंगा, टाइम फिक्स था, बोलते मैं उस टाइम पे पैसा नहीं दूंगा, दूसरे टाइम पे पैसा दूंगा, या मैं पूरा पैसा नहीं दूंगा, सिर्फ पार्ट अमाउंट दूंगा। ये सारी केस में आप क्या कर रहे हो, अपनी एक्सेप्टेंस को क्वालिफाइड बना रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है बच्चों तुम्हारा नो नोटिस ऑफ डिसऑनर। नोटिस ऑफ डिसऑनर अगर आप किसी पार्टी को नहीं देते तो वो पार्टी भी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज। ए ने आगे बी को दिया, बी ने सी को दिया, सी ने डी ई को दिया, ई जाके पैसा वसूल किया और पेमेंट नहीं मिला, तो बेटा ई तेरे को जिन भी पार्टियों के ऊपर एक्शन लेना है ना, तेरे को नोटिस ऑफ डिसऑनर देना पड़ेगा। अगर तू नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं देगा तो ऐसे वाले केस में जिस भी पार्टी को नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं मिला वो पार्टी डिस्चार्ज हो जाती है। समझ में आ रहा है सर? लेकिन सामने वाले पार्टी ने फैकल्टेटिव इंडोर्समेंट किया था, अपना राइट गिव अप कर दिया था, उसको मत दो। किसी ने सैंस रिकॉर्ड किया था, वो वैसे लायबल नहीं, उसको मत दो, चल जाएगा। अगर मानो कोई पार्टी इंसॉल्वेंट हो गई तो वो पार्टी भी क्या हो जाती है, डिस्चार्ज हो जाती है। तो दिस इज डिस्चार्ज ऑफ वन एंड मोर पार्टी, दिस इज नॉट डिस्चार्ज ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो ये दो पॉइंट अपने इंपॉर्टेंट थे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने ये भी कवर कर लिए हैं। अब लास्ट पॉइंट ऑफ द चैप्टर, कम टू द पॉइंट, दो पॉइंट बाकी हैं। एक है डिसऑनर ऑब्जेक्ट। डिसऑनर क्या होता है सुनो, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अगर बिल ऑफ एक्सचेंज था पेएबल एट अ साइट तो आपको उसको एक्सेप्टेंस के लिए रखना पड़ता है। आप प्रेजेंट किए एक्सेप्टेंस के लिए, सामने वाले ने एक्सेप्ट कर लिया, बहुत बढ़िया, अब उसको बाद में पेमेंट करने के लिए जाएंगे। लेकिन अगर उसने रिजेक्ट कर दिया तो इसको बोलते हैं डिसऑनर बिकॉज ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस। अगर मानो उसने एक्सेप्ट कर लिया तो बाद में पेमेंट लेने के लिए जाएंगे। या इसके अलावा कोई भी अदर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर एक्सेप्टेंस का जरूरत नहीं, वहाँ पे आप सीधा कैसे प्रेजेंट करो पेमेंट के लिए। पेमेंट के दिन पे कर दिया तो बहुत बढ़िया, लेकिन अगर पेमेंट नहीं किया तो इसको बोलते हैं डिसऑनर बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट। तो दो बातें होती है, एक होता है डिसऑनर बिकॉज ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस, जो कब हो सकता है, बिल ऑफ एक्सचेंज अगर आफ्टर साइड होगा तो, और या फिर बाकी सारे केस में डिसऑनर बिकॉज ऑफ नॉन पेमेंट। तो सर डिसऑनर बिकॉज ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस कब कब होता है, ये कुछ एग्जांपल दिए। ड्रॉई नॉट एक्सेप्टेड विद इन 48 आवर्स, नॉन एक्सेप्टेंस। या फिर ड्रॉई रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, डिसऑनर बाय नॉन एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस दे रहा है, होल्डर नॉट परमिट, मैं परमिट नहीं कर रहा हूँ उसको, डिसऑनर है ना। या फिर ड्रॉई जो है वो फिक्टिशियस पर्सन है, मिली मतलब कौन है, कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इनकॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। या फिर हमने उसको सर्च करने का कोशिश किया, वो ड्रॉई मिल ही नहीं रहा है। और लास्ट में इन केस ऑफ जॉइंट ड्रॉई, एक से ज़्यादा ड्रॉई थे तो इसमें से अगर एक ने भी सिग्नेचर एक्सेप्ट नहीं किया तो वो डिसऑनर बिकॉज ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस माना जाता है। सबने क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट आता है तुम्हारा सर नॉन पेमेंट। बोले देखो प्रॉमिसरी नोट्स में अगर मेकर ने पेमेंट नहीं किया तो डिफॉल्ट, ड्रॉई ने बिल ऑफ एक्सचेंज में जो ड्रॉई है बराबर या एक्सेप्टर उसने पेमेंट नहीं किया तो बोले डिफॉल्ट, और जो चेक है उसमें बोले ड्रॉई बैंक ने पेमेंट नहीं किया तो डिफॉल्ट। ऐसे वाले केस में जो होल्डर ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट होता है ना, उसको सारे प्रीवियस पार्टी को क्या देना है, नोटिस ऑफ डिसऑनर देना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन ये आता है किसको इसको नहीं देगा, जिन लोगों ने डिफ़ॉल्ट किया उनको तो मत ही दो, मतलब इन लोगों को तो देने की जरूरत ही नहीं क्योंकि इन्होंने ही डिफ़ॉल्ट किया हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोला इन्होंने, पार्टी प्राइमरली लाइबल को भी देने की जरूरत नहीं है। कंटेंट ऑफ नोटिस क्या रहेगा, फैक्ट ऑफ डिसऑनर उसमें बताओगे, और इफेक्ट ऑफ डिफॉल्ट
इज गिविंग नॉट गिविंग नोटिस, अगर तुमने नहीं दिया, डिफॉल्ट इन गिविंग नोटिस, आपने नोटिस ऑफ डिसऑनर नहीं दिया, तो वो जो पार्टी जिसको आपने नोटिस नहीं दिया वो हो जाती है डिस्चार्ज। ये बात भी हमने कवर कर लिया। अब रॉन्गफुल डिसऑनर ऑफ चेक, यहाँ पे क्या बोला, ए ने पैसा दिया, ए ने चेक दिया बी को, बी ने जाके बैंक में डिपॉजिट किया और बैंक ने क्या बोला, इनसफिशिएंट फंड है, डिसऑनर, जबकि पैसा बराबर था। तो अंडर मिस्टेक कौन है, बैंक अंडर मिस्टेक है। तो बोले बैंक यू आर लाइबल टू ए, मतलब ड्रॉवर, नॉट लाइबल टू एनी अदर पर्सन। और हमें पता है जितना छोटा अमाउंट का चेक होता है उतना ज़्यादा आपका बैंक लाइबिलिटी बनता है। सूट ऑफ क्या है, सूट ऑफ राइट अवेलेबल टू ड्रॉवर ओनली, नॉट टू पे एंड द होल्डर। अब क्वेश्चन आता है, अगर आप बैंक में चेक कर जमा कर रहे हो तो क्या बैंक के पास रिफ्यूज़ करने का अधिकार है? बोले हाँ। कंपलसरी रिफ्यूज़ल, अगर सामने वाले ने स्टॉप पेमेंट का ऑर्डर दिया है कि पे मत करना, तो बैंक तेरे को कंपलसरी रिफ्यूज़ करना पड़ेगा। गार्निश ऑर्डर, इनकम टैक्स का वगैरह ऑर्डर आया, बोले इनके अकाउंट में से पैसे मत दो किसी को। स्टेल चेक 3 महीने से ज़्यादा हो चुका है। पोस्ट डेटेड, फ्यूचर चेक है यार, कैसे आज पेमेंट कर दूँ, तो आप डिसऑनर कर सकते, बाउंस कर सकते हो। क्लोजर ऑफ अकाउंट बंद हो गया, काय का चेक बोले, मटेरियली अल्टर चेक होगा, बार बार कहीं पे खोदा, मतलब बार बार लिखा हुआ है, मटेरियली अल्टर चेक दिख रहा है। अगर मानो डेथ हो जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, इंसेन हो जाता है, कौन जिसने चेक ड्रॉ किया था, इनकॉम्पिटेंट हो जाता है इन शॉर्ट, या ड्रॉवर का साइन मैच नहीं कर रहा है, डिफरेंट साइन लग रहा है तुमको, मत पे करो। लास्ट में क्या बोल रहे, क्या लिखा है मैंने, अनडेटेड, चेक के ऊपर डेट नहीं है, या फिर इरेगुलर इंडोर्समेंट, मतलब आपको ये दिख रहा है क्या, ए ने बी को इंडोर्स किया, बी ने सी को इंडोर्स किया, फिर दिख रहा है डी ने ई को किया, फिर दिख रहा है एफ ने जी को किया। बोले यार ये सीन यहाँ से डी के पास किसने किया ये समझ में ही नहीं आ रहा है, ये एफ के पास कैसे गया समझ में, तो इरेगुलर इंडोर्समेंट दिख रहा है, गैप दिख रहा है आपको। तो बोले ऐसे वाले चेक बेटा तुम गलती से भी क्या मत करना, रिफ्यूज़ कर देना पेमेंट करने से, ठीक है। यस, इफेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ चेक विद इन रीजनेबल टाइम, इफेक्ट ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ चेक विद इन रीजनेबल टाइम, ये बोलता क्या है सुनो। और इसके ऊपर इंस्टीट्यूट बहुत क्वेश्चन बना रही है आज के डेट में। ए ने चेक दिया बी को 10,000 रुपये का, और चेक बैंक में अकाउंट में पैसा कितना है, 50,000 रुपये पेंडिंग पड़ा हुआ है। बी ने इसको रीजनेबल टाइम के अंदर बैंक में डिपॉजिट नहीं किया और बैंक हो गई फेल, मतलब बैंक हो गई बैंकरप्ट। अब मुझे एक बात बताओ कि बी पैसा किससे वसूल करेगा, ए से करेगा या फिर अभी भी बैंक से करेगा? तो बोले सुन, बैंक है ना, आपको अधिकार बैंक के प्रति है, आपको बैंक से पैसा मिलेगा 10,000 रुपये का, है ना, क्योंकि इसमें ए का गलती नहीं है, और आपको 10 मिलेगा। ए के अकाउंट में 50 था ना, 40,000 किसको मिलेगा? बोले ए को मिलेगा। 10,000 आपको मिलेगा, 40,000 किसको मिलेगा? ए को मिलेगा। दूसरा केस, मानो ए ने आपको चेक दिया कितना, 10,000, लेकिन उसके अकाउंट में ही पैसा कितना पड़ा था, 4,000। आपने रीजनेबल टाइम में उसको डिपॉजिट नहीं किया, बैंक हो गई बैंकरप्ट। तो ऐसे केस में बी आपको कितना पैसा किससे मिलेगा? बोले सुनो, इसके अकाउंट में जब दिया था ही 4,000, तो तेरे से मिलना चाहिए मेरे को 6,000 और बैंक से मेरे को मिलेगा कितना, 4,000। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप चाहे तो इसको दोबारा देख लेना, इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। आ जाओ बच्चों, द लास्ट पार्ट जहाँ पर निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट खत्म हो जाता है, क्या बोलते हैं, बाउंसिंग ऑफ चेक। बाउंसिंग ऑफ चेक में क्या फाइन पेनल्टी है, इंप्रीजमेंट हो सकती है 2 साल तक की, और आपको फाइन लगेगी ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ चेक, या फिर दोनों, ठीक है। तो इसका प्रोसीजर समझो, प्रोसीजर क्या है कि अगर चेक लीगली इन्फोर्सेबल बाय लॉ था, मतलब डेप था, बैंक में जमा किया, इनसफिशिएंसी ऑफ फंड हो गया, तो विद इन 30 डेज आपने नोटिस देना है किसको, ड्रॉवर को। ड्रॉवर ने आपको नेक्स्ट 15 डेज में पे करना चाहिए। अगर उसने नेक्स्ट 15 डेज में आपको पे नहीं किया तो आप विद इन 1 मंथ कहाँ पे चल जाओ, इस बात को लेके कोर्ट के अंदर चल जाओ। समझ में आया? यस। अब यहाँ पर एक केस हुआ था बच्चों, क्या, सुनो, बैंक ने चेक रिटर्न कर दिया, बाउंस कर दिया, पे बराबर, और बोले क्यों बाउंस किया, तो बोले स्टॉप ऑर्डर आया था, स्टॉप ऑर्डर। अब देखो स्टॉप ऑर्डर आया तो बैंक को तो चेक रुकाना ही पड़ेगा, लेकिन अगर होल्डर इस बात को प्रूव कर दे, ये स्टॉप ऑर्डर के पीछे का लॉजिक ये था कि इसके अकाउंट में सफिशिएंट फंड ही नहीं था, सफिशिएंट फंड ही नहीं था, और अगर वो सफिशिएंट फंड के वजह से चेक रिटर्न होता तो इसको तो 2 साल तक की सज़ा हो सकती थी। तो वो नहीं चाहता कि उसको 2 साल तक की सज़ा होए, इसलिए उसने स्टॉप ऑर्डर दिया। अगर आप ये बात प्रूव कर दो तो वो व्यक्ति सेम फाइन और इम्प्रिजमेंट के लिए लायबल रहेगा। ये एक नया पॉइंट था।
इसके बाद में प्लेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन ऑफ ट्रायल ऑफ ऑफेंस किसके पास है? बोले सुनो, सतीश सर ने चेक दिया पुणे का, जेनी ने डिपॉजिट किया मुंबई में, तो प्लेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन किसके पास है? बोले जेनी ने बैंक के थ्रू पैसा कलेक्ट किया क्या? बोले हाँ, तो उसका बैंक अकाउंट जहाँ पर है ना, दैट विल बी द प्लेस, मतलब मुंबई। लेकिन मानो उसने चेक ओपन था और उसने जाके ओवर काउंटर पैसा कलेक्ट किया, तो बोले प्लेस ऑफ ज्यूरिडिक्शन क्या माना जाएगा? पुणे माना जाएगा। आगे बढ़ते बच्चों। अब पावर टू डायरेक्ट इंटीरियम कॉम्पेंसेशन, दिस इज अमेंडमेंट जो आपको सिर्फ पता होनी चाहिए। विद दिस वी आर डन विद द एंटायर चैप्टर। अमेंडमेंट क्या है? पावर टू प्रोटेक्ट इंटीरियम कॉम्पेंसेशन। ये क्या बोलता है? जो पेई होल्डर है, ये 138 के अंदर कोर्ट के अंदर गए, बोले मेरे को ड्रॉवर से पैसा लेना था। बोले कितना पैसा लेना था? बोले मेरे को 50 लाख रुपए लेना था, लेकिन अब 50 लाख, बोले केस तो अपना सालों साल चलेगा, इससे अच्छा मेरे को बीच में कुछ तो अमाउंट दे दो। तो बोले यहाँ पे कोर्ट ऑर्डर दे सकता है, ड्रॉवर चल तू इनको है ना नॉट एक्सीडिंग 20,000, मतलब मैक्सिमम 20% अमाउंट ऑफ चेक दे दे। तो ये पैसा कितने दिन में, जैसे ही कोर्ट ने ऑर्डर दिया 60 डेज में ड्रॉवर आपने देना चाहिए। अगर आप 60 डेज में नहीं देते हो तो बोले सफिशिएंट कॉज अगर होगा तो नेक्स्ट 30 डेज का टाइम आपको परमिट करेंगे। अब कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया, जब कोर्ट का वर्डिक्ट आया, फाइनल डिसीजन, पता चला कि यार ड्रॉवर तो अच्छा व्यक्ति है, तो बोले चल रहे तेरे को 20% मिला था, रिटर्न कर, और तेरे को भी सेम डेज 60 डेज और 30 डेज। लेकिन अगर मना पता चला कि भाई ड्रॉवर तो गलत व्यक्ति था, उसको बोलेंगे चल तू फाइन अमाउंट कॉम्पनसेशन है ना, और उसमें से रिड्यूस कर, जो तूने ऑलरेडी पे कर दिया ना उतना रिड्यूस कर, बैलेंस तेरे को पूरा पे करना पड़ेगा। किसको? पे को या होल्डर को। अब मानो उसने किया अपील, तो अपील जब आप कर रहे हो तो आप थोड़ा सीरियस होगे तभी तो अपील करोगे ना। तो अपीलेट कोर्ट भी आपको ऑर्डर देगी कि 20% ऑफ मिनिमम, यहाँ पे लिखा है मिनिमम, वहाँ पे लिखा था नॉट एक्सीडिंग 20%, ज़्यादा में ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं है ना। आपको किसको देना था? ड्रॉई को, मतलब इसको देना था, पेई को या होल्डर को। यहाँ पे बोला मिनिमम 20% फाइन और कॉम्पेंसेशन जो आपको लगा है ना, ट्वाइस ऑफ अमाउंट ऑफ द चेक बराबर, तो उसका आपको डिपॉजिट करना पड़ेगा एज अ सिक्योरिटी बोलकर, किसमें? कोर्ट में। वही 60-30 डेज का टाइम। फिर कोर्ट एक तो उसको खुद के साथ में रखेंगे या फिर आगे पे या होल्डर को दे देंगी। उसके बाद में फिर कोर्ट का डिसीजन आएगा। एक तो ड्रॉवर अच्छा व्यक्ति है तो चल पे ही होल्डर तू रिटर्न कर, और ड्रॉवर बुरा है तो चल तू बाकी का बैलेंस अमाउंट दे दे उसको। समझ में आ रहा है? यस और नो? So with this we are done with the Negotiable Instrument Act, guys. I tried my level best to cover each and every example of Negotiable Instrument Act. चलो बताओ जी, are we guys happy? Done sir.